Good morning, guys. I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, पिछली क्लास का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आपको ना वीडियो रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी ना, ब्रीफली रिकैप करूंगा तो पूरी क्लास सफर करेगी उसमें ना, तो बेटर है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग। टॉपिक्स में हम लोगों ने पिछली क्लास में डॉम पढ़ा है मेजरली, डॉम खत्म हो गया और वीएस कोड के ऊपर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई थी, ग्रीड ऐप। ठीक है, उसमें इवेंट बाइंडिंग हो गया, ये सब चीजें देखी हम। हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन दे रखी थी, आई होप ये करियो आप लोगों ने। कैलकुलेट टिक टैक टो दिया था, नहीं? ये बिल्ड करना था हम लोगों ने कि हमारे पास ऐसे 9 बटन आ जाए स्क्रीन के ऊपर और हम इस पर क्लिक करें तो क्रॉस 0 आ जाए। ये हो गया हमारा कि हम क्लिक करें तो ऐसे क्रॉस 0 ऑल्टरनेटिव आने शुरू हो जाए और फिर विन लूज ऐसा फीचर भी दिखाना शुरू कर दे। हाँ जी, ट्राई किया आप सब लोगों ने? सर ट्राई किया, लॉजिक नहीं हो रहा सर। क्या चीज? लॉजिक सर। लॉजिक क्रॉस 0 आ गया स्क्रीन पे या नहीं? नहीं सर। यस सर। आ गया। यस सर। तो मैं एक बार फटाफट थोड़ा सा बता देता हूँ, क्लास देता हूँ ताकि आप लोग मैच कर लो कि आप लोग क्या कर रहे हो इसके अंदर। तो यहाँ एक फाइल बना लेते हैं, tictac.html। ये बनानी है हम लोगों ने, और इसकी भी एक लॉजिक बनाए थे tick.js, जिसमें हम इसका लॉजिक लिखेंगे। तो एक हो गया हमारे पास tictac.html, एक हो गया हमारे पास tick.js। HTML क्रिएट किया इसका हमने, इसका नाम रख दिया tictac। अब यहाँ जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ जाके इसकी, तो यहाँ जाके हम पूरी इसकी डिजाइनिंग पे खेलेंगे कि पहले डिजाइन कैसे किया जाए। तो अब हमें करना क्या था, देखो 9 बटन डिजाइन करने थे। तो जिन लोगों ने बनाया 9 बटन डिजाइन कैसे करें कि ये इस तरीके से डिजाइन हो जाए, तो क्या किया गया कि बटन आ जाए 9 इस फॉर्म में। टेबल बनाई सर। तो इसका मतलब हम टेबल बना दें इसके अंदर। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो टेबल सिंटैक्स नोट रखना आप, टेबल ग्रेटर देन टीआर। ग्रेटर देन का मतलब था चाइल्ड बनना, तो टेबल के अंदर टीआर मतलब टेबल रो, और उसके अंदर टीडी। टीडी मतलब टेबल डेटा यानी कि कॉलम्स। तो आप ना साथ में यहाँ अगर आप देखते जाओ तो यहाँ वो दिखा भी रहा है कि वो क्या कर रहा होगा, टेबल टीआर टीडी, तो वो उसकी एब्रिविएशन दिखा रहा है। तो टेबल टीआर टीडी से ऐसा बन जाएगा इंटरनली। और टीडी के अंदर हमें क्या बनाना है, जैसे यहाँ पर हम पहुंचे तो उसके अंदर मुझे बटन्स बनाने हैं, तो मैंने यहाँ जाके लिख दिया बटन। अब बटन मुझे कितने बनाने हैं, हर जगह, हर टीडी के अंदर, यानी कि टीडी का मतलब क्या था, सेल, यानी कि एक रो के अंदर 3 बटन होने चाहिए। तो मैं यहां जाकर ऐसा लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं यहाँ पर। तो टेबल के अंदर टीआर के अंदर टीडी बटन यानी कि इनटू 3 हमारे पास बटन आ जाएंगे इसके अंदर, यानी कि 3 सेल्स के अंदर। और फिर अगर मैं यहां जाकर टीआर में जाकर यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो क्या होगा, आप देखोगे तो 3 रो बन जाएंगी, उसके अंदर 3 सेल बन जाएंगे और हर सेल में एक बटन बन जाएगा। तो ये एब्रीवेशन में अगर आप देखो तो ऐसा बनाकर दिखा देगा। तो हमें समझ आ गया, एक बारी में हमने ये बिल्ड कर दिया, तो हमारे पास 9 बटन क्रिएट हो गए इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो 9 बटन क्रिएट होंगे बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अगर आप इसको रन करके देखते हो, ओपन विद लाइव सर्वर करके अगर हम इसे देखें तो ऐसा दिख रहा है, देखो कुछ तो 9 बटन आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से आ रहे हैं हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बड़ा करने के लिए, इन बटन्स को बड़ा दिखाने के लिए हम यहां जाकर एक फोल्डर बनाए थे, इसका नाम रख देते हैं CSS, जिसमें अपनी डिजाइन रखेंगे, और इसके अंदर रख देते हैं design.css। ठीक है, ताकि हम उस पर डिजाइन कर सके। तो इसका मतलब HTML क्या हुआ,
HTML सिर्फ स्केलेटन हुआ हमारे पास, हमने एक स्केलेटन बिल्ड कर दिया। अब उस स्केलेटन के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी डिजाइनिंग। गैस किसी माइक ऑन है पीछे से, तो वो बंद कर ले अपना माइक। हाँ, तो डिजाइन डॉट सीएसएस पे हमें क्या चाहिए, इसकी स्केलेट मतलब उसका डिजाइन चाहिए। किस डिजाइन चाहिए, बटन्स का डिजाइन चाहिए। तो हम यहाँ जाकर बटन पे जाएंगे और यहाँ जाके स्पेसिफाई कर देंगे बटन, तो उस पे कलर, सपोज पे मैंने कलर दे दिया, सपोज मैंने उस पे कलर दे दिया ये, उसके साथ मैंने इसकी विड्थ दे दी कि वो विड्थ कितनी लेगा। तो आप समझना, सीएसएस में आपने स्पेसिफाई कर दिया उसकी प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी और फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है। और आपने किस पे लगा दिया, उसे बटन पे लगा दिया, तो ये सभी बटन पे लग जाएगा। इसी तरीके से मैंने इसमें विड्थ स्पेसिफाई कर दी, विड्थ मैंने स्पेसिफाई कर दी, इसके अंदर लेट से 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल दे दिया। हाइट भी दे दी लेट से 100 पिक्सल, तो 100 बाय 100 पिक्सल के मेरे पास क्या बन जाएंगे, बटन्स बन जाएंगे। अब यहाँ चले जाते हैं टिक पे, और यहाँ एक टैग होता है, इसका नाम है लिंक। आप लिंक लिखोगे, लिंक में एट्रीब्यूट होता है रिलेशन, रिलेशनशिप में होता है हमारे पास स्टाइल शीट, और HREF में बताए थे इसका पाथ CSS डिजाइन डॉट CSS, ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ हमने डिजाइन डॉट CSS बता दिया, इसका पाथ बता दिया। अब अगर हम इसे देखें यहाँ जाके, तो देखो आपके पास है ना ऐसे बटन आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो 9 बटन हमारे पास दिखने शुरू हो गए। यहाँ तक गए, सबको क्लियर है बात? तो सर, हमने एक डिजाइन डॉट चीज CSS इंटीग्रेट कर दिया सर। हाँ क्या चीज? सर, जो लिंक टैग होता है, हाँ इसका जो रिलेशन होता है स्टाइल शीट के अलावा भी कुछ और भी लिंक हो सकता है इसके साथ? हाँ यार, फिर डिजाइनिंग करने की ना अलग अलग वैरायटी है। अभी अभी मेरे हिसाब से सिर्फ फोकस स्टाइल शीट को करने की जरूरत है, वरना है बहुत सारी वैरायटीज ठीक है सर, इसमें। ठीक है, बस इतना ही, वो बाकी देख मतलब डिजाइनिंग वे में ज्यादा घुस जाएंगे फिर हम उस तरफ ना। तो ये हमें समझ आ गया, तो बेयर मिनिमम डिजाइन कर लिया जितना भी हमें चाहिए। ऐसा मैंने डिजाइन कर दिया, टेबल के अंदर आ गया सब कुछ, ये इस तरीके से अलाइन हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें बटन तो ठीक ठाक दिख गए। अब इन बटन्स के ऊपर 9 बटन है, 9 के 9 बटन के ऊपर इवेंट लगाना है, ठीक है। अब 9 के 9 बटन के ऊपर इवेंट लगाना है, तो सबसे पहला काम क्या किया जाए, यहाँ लिखा जाए विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर, ये हम लोगों ने पढ़ा है। और यहाँ लगा दिया जाए लोड, और लोड पे जाकर यहाँ हम स्पेसिफाई कर दें कि कौन सा फंक्शन हम इसके साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोड पे जाते हैं, और लोड पे मैंने जाकर यहाँ पर फंक्शन स्पेसिफाई कर दिया। तो लेट्स से मैंने लिख दिया लोड पे वही फंक्शन बाइंड इवेंट्स, जैसा हमने किया था। तो बाइंड इवेंट्स आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना चाहिए, यहां जाकर फंक्शन बाइंड इवेंट्स लिखना चाहिए। तो यहां मेरे पास आ गया फंक्शन बाइंड इवेंट्स। इसका काम क्या होना चाहिए, इसका काम होना चाहिए सारे बटन्स पे काम करना। अब सारे बटन्स पे काम करने के लिए आप क्या करो, आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, कंसोल पे जाओ, ध्यान देना कंसोल पे गए। अच्छा एक चीज और, ग्रेइश आ रहा है यार बटन, क्योंकि हमने शायद ना वहां कलर दिया है, कलर फॉन्ट का कलर ले लिया है इसमें, तो इसका बेटर है इसका कलर दो बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इसलिए ग्रे दिख रहे हैं। तो इसको देखते हैं, ये कलर देना चाहिए था, ब्लूइश दिखना चाहिए था, तो हाँ अभी ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर से। तो उसने कलर से क्या ले लिया, उसका फॉन्ट का कलर ले लिया। अच्छा अब बात आती है, हमारे पास 9 बटन तो दिख रहे हैं। अब इन 9 बटन को एक बार उठाने के लिए हम इस कंसोल पे चले गए। कंसोल पे जाके अगर मैं ये लाइन लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, ध्यान देना टैग नेम, अगर मैं ये लिखता हूं और वहां जाके बटन उठा लेता हूं, तो ध्यान देना मैं एक बारी में 9 बटन उठाता हूं, तो 9 के 9 बटन मेरे पास आए थे, और इसे मैं जाकर किसी वेरिएबल में रख लेता हूं, वेर टी में, सपोज ऐसा करता हूं। तो अगर मैं टी को दिखाता हूं आप लोगों को, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टी है उसका जो नेचर है उस पर बड़ा ध्यान देना आप लोगों को। टी का जो नेचर है वो किस टाइप का है, HTML कलेक्शन टाइप का है। इसका मतलब क्या है, ये एरे नहीं है। इसका मतलब आपको समझना है कि कोई भी चीज जो स्क्वायर ब्रैकेट में होती है ना, हर चीज एरे नहीं है यहाँ पर। तो दिख तो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में, ध्यान से देखना, दिख तो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन है एरे नहीं। इसका मतलब है क्या चीज, ये HTML कलेक्शन है, यानी कि HTML की चीजों का कलेक्शन है, ठीक है। तो एरे नहीं है तो कुछ चीजें की दिक्कत रहेगी, वहां पता चलेगा इसका मतलब इसके ये, लेकिन असल में है क्या, HTML कलेक्शन है, तो इसके पास HTML कलेक्शन के फीचर है। तो आपको समझना होगा ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा हमारे लिए, क्योंकि अगर एरे होगा तो हम एरे वाले फीचर यूज कर पाते हैं इसमें से। तो हमें 9 बटन्स मिल गए, और 9 के 9 HTML कलेक्शन टाइप के मिल गए, ये बात हमें समझ आ गई। अच्छा अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें करना चाहिए यार इन 9 के 9 बटन पे इवेंट लगा दिया जाए। अब मैं कुछ एक और बात पे डिटेल पे जा रहा हूँ गाइस, वो जरा ध्यान देना आप लोग। अभी हम लोगों ने सीखा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पिछली बार आईडी से उठाने के लिए। इस बार सीख लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम।
तो टैग के नाम से उठा लिया, बटन के नाम से। ऐसी है क्लास नेम, वो CSS के हिसाब से उठा लेगा। ऐसी है नेम, इसको उन्होंने बहुत सारे मेथड बनाया है, तो बेटर है हम सब लोग इसे कैसे याद रखें, हम सब लोग इस चीज को इस वाले स्टाइल में याद रखें। देखो स्टाइलिंग क्या रखनी चाहिए हमें, इसकी स्टाइलिंग पे हम ये ध्यान दें कि हमारे पास जो मेथड्स बनाए गए हैं वो ऐसे बनाए गए हैं। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हम ऐसे वर्ड याद रखें, डॉट गेट एलिमेंट्स। तो जब भी वर्ड आ जाए ना एलिमेंट्स, तो समझ जाना कि वो हमें क्या देगा, HTML कलेक्शन देगा, क्योंकि एलिमेंट्स है। और एक मेथड होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अगर हम ये लिखेंगे तो इसका मतलब क्या करेगा, वो हमें सिंगल एलिमेंट देगा। इसका मतलब क्या देगा, सिंगल ऑब्जेक्ट देगा। तो हम ऐसे याद रखते हैं गेट एलिमेंट XX, क्योंकि गेट एलिमेंट बाय ID। ऐसी गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इसलिए XX बोल रहा हूं मैं, उसके आगे कुछ भी हो सकता है। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो पॉइंटर क्या हुआ, हमें समझ आया कि हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स है और गेट एलिमेंट है हमारे पास मेथड। ये मेथड हमें दिखे। अब हम इसके बिकॉज दीज बोथ ऑफ देम मेथड्स, जो एलिमेंट्स है या एलिमेंट है, दीज आर ओल्डर स्टाइल, ये ओल्डर स्टाइल है। अब इन्होंने नया स्टाइल बना दिया थोड़ा, हम नए स्टाइल पे आते हैं। नया स्टाइल जो है वो इंस्पायर्ड है CSS वाले स्टाइल से। तो क्या करता है, देखो वो कहता है डॉक्यूमेंट डॉट, और यह वर्ड लिखा गया क्वेरी सिलेक्टर। तो ध्यान देना क्वेरी सिलेक्टर, तो क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, सिर्फ दो ही मेथड याद रखने पड़ते हैं, या तो क्वेरी सिलेक्टर या क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर क्या बोलता है, वो बोलता है This conference will now be recorded. लिस्ट टाइप का है। ध्यान देना ये किस टाइप का है, नोड लिस्ट टाइप का। ये किस टाइप का है, HTML कलेक्शन टाइप का। आई होप गाइस ये सबको क्लियर हुई होगी बात। तो हम नए मेथड पे आ गए, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। मैं रेकमेंड यही करूंगा कि आप इसी को यूज करो, क्योंकि ये इंस्पायर्ड है बहुत सारी चीजों से। जो jQuery नाम से पॉपुलर चीज है मार्केट में, अगर आप सर्च करोगे तो jQuery के मेथड्स भी कुछ इसी स्टाइल में बने हुए हैं। अगर हम jQuery पे जाएं तो उनके पास एक मेथड है डॉलर, वो डॉलर से खेलते हैं। हमारे पास भी अब एक ही मेथड है क्वेरी सिलेक्टर। तो चाहे क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिख दो या क्वेरी सिलेक्टर लिख दो, तो हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे रेदर देन गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो ये बहुत सारे मेथड्स हो गए जो कि ओल्डर स्टाइल है। ठीक है जी, हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर हुई आप सबको। सर नोड लिस्ट क्या है? यार नोड लिस्ट ना समझो यार, जब भी कोई API बनता है तो हर एक के पीछे ना कोई फंक्शंस डिफाइन होते हैं। तो नोड लिस्ट बॉटम लाइन तो ये है कि अगर हम यहाँ जाके देखें, नोड लिस्ट तो एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ गए फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंडर ये सारे बटन बने हैं, समझना, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट्स है। तो अगर हम बटन को सोचे तो बटन क्या है, बटन ऑब्जेक्ट्स है। तो टाइप ऑफ बटन्स पे गए तो पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बने किस में से, इस फंक्शन में से बने। और इस फंक्शन में क्या उस चीज के फीचर है। तो इस पे इतनी सी बात पे जोड़ दो सिर्फ कि भाई जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, कोई प्रोग्रामिंग पढ़कर आना, हर प्रोग्रामिंग में लोग API बनाते हैं सबसे पहले। तो आप अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग जितनी प्रोग्रामिंग पढ़ते आ रहे हैं ना कॉलेज के अंदर, जिससे हम समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े प्रोग्रामर बनते जा रहे हैं, इसका मतलब हम है ना बहुत बेसिक काम करते हैं। इसलिए आप समझना, ये जो फुल स्टैक आप लोगों ने पढ़ भी लिया, तो इससे भी धुरंधर लोग बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, देखो ये डायग्राम है, इससे आपको क्लियर होगा। सबसे नीचे जो लेयर होती है कंप्यूटर के अंदर, वो हार्डवेयर लेयर होती है, जिसपे रैम, CPU, बहुत सारी चीजें चल रही होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए लोग ड्राइवर लिखते हैं। या आप सबने कभी ना कभी पता हो, जैसे ग्राफिक्स अच्छा नहीं आ रहा आपके पास, तो आपको पता होता है ग्राफिक्स ड्राइवर उड़ गया, साउंड नहीं आ रहा तो साउंड ड्राइवर उड़ गया। तो ड्राइवर क्या, ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली किससे बात करता है, हार्डवेयर से। ऐसे सॉफ्टवेयर जो लो लेवल में बात करते हैं वो हमेशा C और C++ में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो समझना, हम आज तक कभी हार्डवेयर से बात नहीं करते। तो जो भी आपने C पढ़ के बैठा हो तो सबने पढ़ा है printf नाम का फंक्शन। कोई C++ पढ़ के आया हो तो पढ़ के आया cout नाम का फंक्शन। आप सबको पता है printf इंटरनली कैसे काम करता है, किसी को नहीं पता। बस कॉल लगाओ और मजे करो, cout कॉल लगाओ, दैट्स इट। बस अंदर क्या है पता ही नहीं जमे इसका, क्योंकि अंदर लेवल पे वो लो लेवल पे बात कर रहा है, ठीक है।
तो हम लोग जो कोडर्स हैं, अगर हम अपने आप को सोचें तो हम कैसे कोडर हैं? हाई लेवल वाले लोग हैं हम। इसका मतलब ऐसा नहीं कि यार हाई लेवल लोग हैं तो हम कुछ करते नहीं, हाई लेवल लोग हैं तो हम लोग किस पे कंट्रीब्यूशन करते हैं? हम कंट्रीब्यूशन करते हैं बिजनेस साइड पे। तो आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन हो गए, आपका काम क्या हुआ? उसके बिजनेस के लिए काम करना। समझ रहे हो बात? अब वो समझाऊंगा क्या है बिजनेस पे काम करना। तो आप समझना, इसके ऊपर जो लेयर बैठी है वो कौन है? इसके ऊपर बैठा हुआ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा किससे बात करता है? ड्राइवर से। जैसे मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो मैक का जो ड्राइवर होगा और जो विंडो का ड्राइवर होगा वो बिल्कुल अलग होगा, और मेरा जो मैक का ड्राइवर होगा मैक के ओएस के साथ कंपेटेबल होगा। ये सब आप जानते हैं। इसका मतलब ओएस भी बहुत लो लेवल बात करता है, वो जाके ड्राइवर से बात करता है, ड्राइवर जाके हार्डवेयर से बात करता है। अब इस ओएस के ऊपर कौन बैठा हुआ है? इस ओएस के ऊपर मान लो जी क्रोम बैठा हुआ है। ओएस के ऊपर तो क्रोम इंस्टॉल किया मैंने। क्रोम के अंदर कौन बैठा हुआ है? V8 इंजन बैठा हुआ है। अब इसके ऊपर V8 इंजन के ऊपर, बिकॉज V8 इंजन भी लो लेवल में बात करता है, ओएस से बात करता है, तो नेचुरल है वो भी C++ में लिखा हुआ है, ओएस भी C++ में लिखा हुआ है आपका। उसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर इन्होंने एक शुगर कोटेड कोड डाला है, दैट इज JS, यानी कि इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? JS। और इसके ऊपर बैठ के हम लोग कोडिंग कर रहे हैं यहाँ पर। समझ लो, तो JS वालों ने क्या किया? JS वालों ने बोला अच्छा तुम बटन्स निकालना चाहते हो तो तुम यूज करो नोड लिस्ट नाम की क्लास, ये तुम्हें बटन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। हमें सिर्फ किससे मतलब है? document.querySelector all से। मेरी बात समझ आ रही है सबको? तो इसका मतलब इन लोगों ने जाकर यहां जाकर हम बोले JS वालों ने क्या बनाया हमारे लिए? API बनाया। इस API के थ्रू, API से क्या हुआ? हमने लिखा console.log। सोचो जरा console.log की पावर क्या है? console.log जाके मॉनिटर पे छाप कर आता है, ध्यान से देखा जाए तो मॉनिटर पे तो आउटपुट दिखता है। तो इसका मतलब हमने लिखा यहां से, एज अ डेवलपर मैंने लिखा console.log। console.log किसने दिया? JS वालों ने दिया। JS ने इंस्ट्रक्शन किसको दी? क्रोम को दी कि भाई मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। क्रोम ने इंस्ट्रक्शंस किसको दी? OS को दी। OS ने जाके किसको दी? ड्राइवर को दी। ड्राइवर ने जाके किसको दी? हार्डवेयर को दी। और हार्डवेयर मॉनिटर था, छप गया। सबको बात समझ आएगा इसे? ये क्लियर हुआ है? ये समझ आया जिनका क्वेश्चन था कि भाई है क्या? Yes, sir. तो एक ही लाइन है, ये API है। तो ऐसे बहुत सारे API है, तो console.log भी API है। इसको हम जितनी भी प्रोग्रामिंग आज तक पढ़ी है सबके लिए क्या रट्टा लगाया है? API। C out, C in, CLR, hash include, ये सब क्या थे? API। और वो सब ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, तो हम ऊपर लेवल पे बात करते हैं, बिजनेस बनाने की बात करते हैं। तो हमारा एंड गोल क्या होगा? हम शॉपिंग बना ले, ये बिजनेस है। हम ओला उबर जैसा कुछ बना ले, ये बिजनेस है। सोशल नेटवर्क बनाने, ये बिजनेस है। तो हम बिजनेस में कंट्रीब्यूशन करेंगे रेदर देन सिस्टम में कंट्रीब्यूशन करने की बजाय। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात आप लोगों को? तो आप लोगों की जॉब जो है बीटेक वालों की, वो असल में क्या बनने वाले हैं? वो बनने वाले हैं एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है, तो एप्लीकेशन डेवलपर मतलब एप्लीकेशन बनाओगे, जैसे कि Amazon चल रहा है, फ्लिपकार्ट चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, दीज ऑल आर द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत सारी है भाई। तो आप सिस्टम डेवलपर नहीं हो, एप्लीकेशन डेवलपर हो। इसी कंटेक्स्ट में सारी चीजें पढ़ रहे हैं। गाइस किसी का ना माइक ऑन है यार, है ना, माइक ऑफ रखें, है ना, जब नीड हो देन माइक ऑन करो। तो वापस आए अपने कोड की तरफ। तो आई होप ये सबको समझ आया हो document.querySelector all वाला फंडा, और उससे हमने क्या निकाल लिया है? बटन्स निकाल लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? देखो, हमें जाकर यहां से इन बटन्स पे निकालना चाहिए। इन बटन्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ से पहुंचते हैं tick.js में, बाइंड इवेंट्स पे जाते हैं, और ध्यान देना यहाँ जाके लिखते हैं where buttons और document.querySelector all, और यहां से किसको पढ़कर आए थे? बटन को। ये हमें क्या देता है? ये हमें सारे बटन्स निकाल के देता है। अब मैं क्या चाहता हूं? इन सारे बटन्स पे इवेंट लगाना। ठीक है यार, किसी ने ना अपना माइक ऑन कर रखा है पीछे से, उसकी पूरी आवाज आ रही है। आई थिंक यार अंशिका गोयल का माइक ऑन है, क्योंकि उनके ऊपर माइक पे बदल गया। अंशिका आपका माइक ऑन है, अब माइक ऑफ कर दो अपना। हाँ सर। हाँ जी, देखो हमारे पास है ना ये बटन्स, तो हमने सारे एक्सट्रैक्ट कर लिए इस तरीके से, हमारे पास सारे बटन्स आ गए। अब हमें आइडियली क्या करना चाहिए? इस मूवमेंट पे हमें जाकर इस बटन पे इवेंट लगा देना चाहिए कि भाई इन बटन्स पे जाकर हम क्या लगा दें? इवेंट लगा दें। अब इवेंट लगाने के लिए देखो करना क्या है हमें, ध्यान सुनना मेरी बात को। अब एक नई चीज हमारे सामने आने वाली है, शॉर्ट हैंड है, क्योंकि मैं कोड को बहुत छोटा करना चाहता हूँ।
अब अगर हमें इवेंट्स लगाने थे, मतलब इवेंट लगाने थे, तो एक ट्रेडिशनल स्टाइल क्या था कि हम ये सारे बटन्स निकालें, जैसा हमने निकाला यहाँ पर, ये लिखे बटन्स। अब जाकर क्या किया जाए, यहाँ फॉर लूप चला दी जाए, तो फॉर लूप लिखी जाए और फॉर लूप से सारे बटन्स को लूप चला दी जाए। तो अब ध्यान देना, अगर हम फॉर लूप लिखते हैं तो हम लिखते हैं वेर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन बटन्स डॉट लेंथ, ऐसा लिखते हैं, और आई प्लस प्लस लिखते हैं यहाँ पर जाकर, ठीक है ना। तो हमने ऐसा लिखा, तो इससे क्या हुआ, एक एक बटन पे लूप चलनी शुरू हो गई, और हमारे पास यहाँ क्या आना शुरू हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आना शुरू हो जाएगा एक एक बटन, बटन ऑफ आई, और हर बटन ऑफ आई पे जाकर मैं क्या लिख दूं, एड इवेंट लिस्टनर। ये सबको डाइजेस्ट हो रही बात, किसी को डाउट हो पूछे। और क्लिक पे जाकर मैं क्या स्पेसिफाई कर दूं, मैं यहाँ स्पेसिफाई कर दूं फंक्शन का नाम, जिस फंक्शन को मैं अटैच करना चाहता हूँ, तो जो भी फंक्शन होगा मैं इसके यहाँ अटैच कर दूंगा। तो पॉइंटर ये है, मैं अभी से लिख के छोड़ रहा हूँ ऐसा, तो हमारे पास कुछ ऐसा कोड आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया ट्रेडिशनल स्टाइल, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस स्टाइल, मैं इसे रिकमेंड नहीं कर रहा, इसमें भी कुछ कुछ बग है। एक तो जो हमने वेर लिखा, तो वेर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे हम यहाँ वेर लिखते हैं, ठीक है, एक मिनट गाइस, में एक बार ना पीछे से आवाज आ रही है, तो एक मिनट। This conference will now be recorded. ये प्रॉब्लम है भाई इसकी। हाँ जी गाइस, सबको बात समझ आई। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं कि क्या करें हम। तो इसके लिए सॉल्यूशन बनाया है ECMA 6 में। ECMA 6 ने बनाया लेट नाम का कीवर्ड। अगर आप लेट लिखते हो तो लेट का स्कोप हमेशा ब्लॉक लेवल होता है, यानी कि जिस ब्लॉक में डिफाइन हुआ है वहीं तक रहेगा, सिर्फ उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। सबको बात समझ आई। तो ब्लॉक लेवल स्कोप देने के लिए आप किसे यूज करोगे, लेट को यूज करोगे, ठीक है। तो वैर का प्रॉब्लम समझ आया सबको कि वैर से क्या होने वाला है नुकसान। तो इसे देखो, क्रॉस चेक करवाता हूं आप लोगों को, ताकि हम इस बात को समझ सके कि ये इंट्रो क्वेश्चन है, वैर वर्सेस लेट, ठीक है। तो यहां जाते हैं हम, इस फंक्शन को बाहर ले आते हैं यहां से, ठीक है, और वापस यहां चला लेते हैं। ये ब्यूटी है जावास्क्रिप्ट की, जो कुछ भी समझना हो यहां जाके चलाकर समझ लिया जाए। तो यहां चल जाते हैं, यहाँ इस फंक्शन को लिख दिया मैंने। अब मैंने वैर लिखा है जानबूझ के, ठीक है, तो हमने वैर से चला दिया। इस लाइन को कमेंट कर देते हैं कि फंक्शन बनाया नहीं है मैंने, तो हमें दिख रहा है कि वैर से तो शायद ये इसी लूप के अंदर डिफाइन हो रहा हो, लेकिन ये बात समझाने के लिए मैंने बताया ना, शुरू में डिक्लेयर हो जाता है, तो कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, और कंसोल डॉट लॉग में लिख देते हैं आई इज, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं आई को, तो आई की वैल्यू छप जानी चाहिए। और फिर यहाँ जब ये लूप खत्म होती है, इसके बाद भी आई को छाप लेते हैं यहाँ पर, तो आई इज, फिर आई को प्रिंट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसे चलाकर देखते हैं बाइंड इवेंट्स नाम के फंक्शन को। तो यहाँ से मैंने बाइंड इवेंट्स को कॉल लगाया, तो देखो आई शुरू में देखा आप लोगों ने क्या आया, अनडिफाइंड, इसका मतलब डिक्लेयर होके बैठ गया। और आई इज 9 आया, इसका मतलब लूप के बाहर आया है, और लूप के बाहर आके आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया उसने। तो हमें समझ आ गया कि ये आई डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसका मतलब इसका स्कोप कहां तक है, पूरे फंक्शन तक है,
ठीक है, लेकिन व्हाट यू वांट, वी वांट कि भाई इसका स्कोप कहां तक होना चाहिए, सिर्फ उस लूप तक। तो लूप तक स्कोप करने के लिए आप यहाँ लेट लिख दो वैर की जगह। अब आपने लेट लिख दिया तो देखो क्या होता है। तो यहाँ जाते हैं हम बाइंड इवेंट्स की तरफ, फिर से कॉल लगाते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ console.log पे आई का स्कोप ही नहीं है, तो यही एरर आ जाएगा। ये देखो आ गया एरर, कहता है आई इज नॉट डिफाइंड। जबकि पिछली बार क्या होता था, आई आता था, बोलता था वैल्यू नहीं है मेरे पास, इसका मतलब वो डिक्लेयर होकर बैठ जाता था शुरू में। तो आपको समझना ये है कि जब भी वेयर से लिखोगे, वेयर ऑलवेज होस्ट, हमेशा ऊपर चले जाते हैं, लेकिन लेट ऑलवेज ऑन अ ब्लॉक लेवल स्कोप। तो दैट्स अ फंक्शन लेवल स्कोप एंड अ ब्लॉक लेवल स्कोप। यहां तक गए, सबको समझ आई बात? तो हम ये छोटी छोटी बातें लिखेंगे, क्योंकि जब आपका कोड पर रिव्यू करेगा, पढ़ेगा, तो वो छोटी छोटी बातें नोट करेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट, हमें समझाएगा, लेट से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और हमने समझ लिया ये ट्रेडिशनल स्टाइल है, क्लिक पे जाकर के अटैच कर दो फंक्शन। फंक्शन कैसे अटैच करना है, देखो यहाँ जाके मैं फंक्शन बनाऊंगा। इस फंक्शन का रूल क्या होना चाहिए कि 9 के 9 बटन पे असल में क्या होने वाला है, एक ही काम होने वाला है, या तो क्रॉस दिखने वाला है या 0 दिखने वाला है। तो मैं यहाँ जाके क्या करता हूँ, यहाँ करता हूँ प्रिंट x और 0, ऐसा फंक्शन बनाता हूँ। तो x और 0 कर देते हैं, यहाँ पर 0 का साइन डाल देते हैं, ठीक है, ये मैं डाल दिया। तो या तो ये प्रिंट करेगा x या प्रिंट करेगा 0। और मैं बोलता हूँ इस फंक्शन को अटैच कर दो यहाँ 9 के 9 बटन पे। तो एक बारी में देखो 9 के 9 बटन पे जाके अटैच हो गया। अब जाके ये कर लो console.log और यहाँ जाके लिख दो प्रिंट, ध्यान देना, प्रिंट x और 0। ये हम दिख देते हैं यहाँ पर प्रिंट x और 0। बढ़िया, तो बदल जाएगा कि भाई ये कॉल हो रहा है नहीं हो रहा। अब यहाँ चल जाओ आप इन इस पे टिक वाले पे, और यहाँ जाकर लिख दो स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, ये स्क्रिप्ट टैग में लिख दिया, ये कुछ मैंने एक्सटेंशन डाल रखी है इसलिए हिंट दे रहा है सर। तो स्क्रिप्ट टैग पे जाकर अगर मैं लिख दूं src और यहाँ जाके स्पेसिफाई कर दूं स्क्रिप्ट्स tick.js, तो ये लिंकिंग बन गई उसकी, ये तो पुराना ही है। ठीक है, अब जाकर आप क्या करो, इसे टेस्ट करके देखो क्या है, सही काम कर रहा है। इसे रिफ्रेश करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। देखो मैं क्लिक करता हूँ, बढ़िया, क्लिक करते हैं, देखो हर एक पे काम कर रहा है। इसका मतलब ये 9 के 9 बटन पे इवेंट अटैच हो गया है। सबको बात समझ आएगा इसे? लेकिन मैं किस बटन पे क्लिक करूं ये तो पता नहीं चल पा रहा यार, मैं किस बटन पे हूं ये तो आंसर नहीं दे पा रहा है। तो किस बटन पे मैं हूं, इसका आंसर निकालने के लिए कि मैं करंटली किस बटन पे हूं, तो आपको समझना ये है, ध्यान से समझना मेरी बात को। बटन जो है वो कॉल लगा रहा है किसको, प्रिंट x और 0। ध्यान से देखा जाए तो बटन पे क्लिक होने पे ये फंक्शन कॉल होता है। तो इंटरनली ये ऐसे समझता है इसे, बटन्स ऑफ आई डॉट प्रिंट x और 0। उसे लगता है ऐसा हो रहा है बिहाइंड द सीन, यानी कि बटन ही, करंट बटन जो भी इंडेक्स पे बैठा है, बटन ऑफ 0 या बटन ऑफ 1, वो कॉल लगा रहा है किसको, प्रिंट x और 0 को। वो कहता है जो भी फंक्शन, ध्यान ना, ये इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, और दिस इज व्हाट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। कहता है जो भी फंक्शन कॉल लग रहा है, किसने कॉल लगाया उसे, इस ऑब्जेक्ट ने कॉल लगाया है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि ये करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू वो कॉल हो रहा है। करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो रखता है, ध्यान सुनना, जो उसका एड्रेस रखता है, ये एड्रेस की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, रेफरेंस रखता है। उसके लिए कीवर्ड आप सबने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा हो, दिस। तो दिस नाम का एक प्री डिफाइंड वर्ड लिख रहा हूं मैं, कीवर्ड होता है जो हमेशा क्या रखता है, एड्रेस रखता है, किसका, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट का। तो वो क्या कह रहा है, जिसने इसे बुलाया, यानी कि जिस बटन पे क्लिक हुआ तो प्रिंट x और 0 नाम का जो फंक्शन कॉल हुआ, उसके पास एड्रेस आ गया उसका, और वो किसके अंदर आ गया है, दिस के अंदर। और दिस क्या है हमारा, दिस एक पहले से प्री डिफाइंड कीवर्ड है। पल्ले पड़ रही सब लोगों को बातें? तो इसका मतलब दिस इज व्हाट, कोई आपसे इंटरव्यू पूछता व्हाट इज दिस, आप बोलोगे दिस इज अ कीवर्ड। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कीवर्ड, इट कंटेन द एड्रेस ऑफ वूम, किसका एड्रेस रखता है, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट को, जिसने उस फंक्शन को बुलाया। किसने बुलाया, बटन ने बुलाया, तो बटन का एड्रेस दिस में आ गया। तो इसका मतलब जिस बटन ने बुलाया उसका एड्रेस आ गया। तो 9 बटन थे, 9 बटन का एक एक करके एड्रेस आएगा जिस पर क्लिक करूंगा। तो अगर मैं यहाँ दिस छाप दूं तो मुझे पता नहीं चल जाएगा कि कौन से बटन पे आप क्लिक कर रहे हो। तो आंसर मिला आप लोगों को कि हमें कैसे पता लगाना होगा। तो ये इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि भाई आपने 9 बटन पे लगा तो दिया, अब 9 पे क्लिक करके एक ही फंक्शन तो कॉल हो रहा है। अब एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है तो कैसे पता लगाओगे कि कौन से बटन पे कौन सा फंक्शन कॉल हुआ। तो आप बोलोगे एक आंसर है जी दिस। तो दिस एक कीवर्ड है जो जेएस वालों ने दिया हमें, और वो हमेशा करंट कॉलिंग का एड्रेस रखेगा। कोई डाउट गए इसके अंदर?
यहां तक सबको क्लियर हुई मेरी बात? सर ठीक है, Yes, sir. गुड गुड है। तो ये इंट्रो क्वेश्चंस भी है, इंट्रो पूछ लेता है व्हाट इज दिस, जो मैं बोलता हूँ ना इंट्रो क्वेश्चन उसे पेन पेपर में नोट कर लिया करो, ठीक है? जैसे बता दिया कि इंट्रो पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस, तो आपके पास ये आंसर हो, ठीक है? कि दिस का पर्पस क्या, तो उसमें पॉइंट लिख लो, दिस कीवर्ड है, दिस एड्रेस रखता है, किसका एड्रेस रखता है, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट का। तो जैसे जैसे हम ये जेएस खत्म करेंगे ना, 100 से ऊपर क्वेश्चन बनवा दूंगा मैं आपके पास, इसलिए नोट रखते जाना है जो मैं जब भी मैं बोलूँ इंट्रो क्वेश्चन है, ठीक है? और पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी फिर इंट्रो क्रैक करने की। अब आते हैं भाई, हाँ जी। मतलब अगर आप हर बटन को एक आईडी देते तो मतलब उसका कुछ ओवरहेड अब देखो आईडी देना पड़ता मेरे को पहले, तो पेन देखो ना, अब देखो आप डेवलपर बनने वाले हो इन फ्यूचर, तो पेन देखो कितना पेन है कि मैं जाकर हर बटन पे जाके आईडी 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 लिख कर आऊं, और उसका यूनिक आईडी भी लिख कर आऊं, फिर उसे उठाऊं, उसका कोड भी लिखूं, है ना? तो आपको देखने की अगर उसका कोई शॉर्ट हैंड हो सकता है, इससे मेरा पेन कम हो सकता है, तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर वो पेन खत्म हो गया क्योंकि दिस ने ये बात समझा दी हमें। और मैं हमेशा एक बात ये बोलता हूँ कि जब भी आप कोई बनाओ ना एग्जाम्पल, जो भी आप एग्जाम्पल बनाओ, उसमें अपनी ताकत दिखाओ। ताकत दिखाने का मतलब है कि सामने वाला जब कोड देखे ना तो उसे नजर आए ये क्या लिख दिया यार, मैं तो गेट एलिमेंट बाय आईडी पढ़ कर आया था। अच्छा एड इवेंट डिस्टेंस ने डायनामिकली इवेंट को अटैच कर दिया। अच्छा लेट लगा के बोल रहा है, स्कोप का बात भी बोल रहा है, समझो। अच्छा दिस लगा के कुछ नया फंडा भी दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप लोगों की ना पावर दिखेगी इंट्रोर को, उसे नजर आएगा यार बहुत सारी चीज जानता है, क्योंकि कोड बोल रहा है ना, लेट भी जानता है, डायनेमिक इवेंट लगाना भी जानता है ना, 9 के 9 बटन पे एक साथ इवेंट भी लगा देता है, दिस से करंट भी पता लगा लेता है। तो ये तरीका है, समझ रहे हो ना? डेवलपर ऐसे अपनी पावर दिखाते हैं कि वो कोड को कैसे लिख रहे हैं, कितनी वैरायटी ऑफ चीजों को यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गई गाइस बात आप लोगों को? चलो अब हमें दिस पता चल गया, अब क्या करते हैं, हम यहाँ दिस छाप कर देखते हैं। तो कॉमा दिस कर देते हैं, तो दिस प्रिंट होगा यहाँ पर, इसे सेव कर देते हैं, है ना? और कॉमा करके प्रिंट करने का मतलब ये होता है हमारे पास कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होगा, प्लस में कर दोगे तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कॉमा करके कह रहे हैं जैसा वो है वैसा ही दिखाए। तो अब आप चले जाओ यहाँ पर, अब यहाँ पहुंच के देखो मैं क्लिक करता हूँ, देखो आया करंट बटन है, और देखो मैं इस पर कर्सर लेके आ रहा हूँ, वो देखो ब्लू कर रहा है उसे, ये करंट बटन है, ठीक है? फिर मैंने इस पर क्लिक किया, अभी दूसरा बटन आया, यानी कि ये दिस आया इसका, तो ये भी हमारे पास दिखना शुरू हो गया। फिर मैंने इस पर क्लिक किया, सर अब समझ में आ रही बात आप लोगों को? हाँ जी। सर ये जो आप बटन पे लेकर जा रहे हो और वो बटन लेकर आ रहा है, तो उसके लिए तो सब टैग, हमारे लिए तो सब टैग एक जैसे ही है, तो अंदर के रेफरेंस पे खेलता है, उसके रेफरेंस पे जहाँ वो बना होगा। यही तो है, यही तो मैजिक है V8 का। V8 क्रोम इतना अच्छे से बना हुआ है कि वो दिखा रहा है, वो तुम्हें रेफरेंस दिखा नहीं रहा, बस बता रहा है एनिमेशन से कि देखो ये बटन वो वाला बटन है तुम्हारा। तो जब तुम इस पे क्लिक करते हो और यहाँ आता है तो ये उस बटन का रेफरेंस है इसके पास, ठीक है? इसके लिए बटन ही है, ये कभी एड्रेसेस दिखाएगा ना, मेमोरी के एड्रेसेस दिखाएगा तो सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी एप्लीकेशन की, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ गई हम लोगों को? अब हम क्या करते हैं गाइस, हमारे पास हमें समझ आ गया ठीक है कि बटन है, अब हमें क्या करना था, इस बटन पे क्रॉस और जीरो छापना था। तो क्रॉस और जीरो छापने के लिए क्या करें हम, क्योंकि मेरे को एक बार क्रॉस छापना है, एक बार जीरो छापना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां जाकर, ध्यान देना, यहां जाकर एक फ्लैग वेरिएबल बना लेता हूं बाहर, वेर फ्लैग, मैं फ्लैग पे खेल जाता हूं, ठीक है? और फ्लैग की वैल्यू कर देता हूं बाय डिफॉल्ट मान लो फॉल्स, और मैं यहां कंडीशन लगा देता हूं, अगर, ध्यान देना, अगर फ्लैग ट्रू है, तो आप सबको पता है ना ट्रूथ ही, तो फ्लैग लिखा सिर्फ तो ये ट्रू का कंडीशन चेक करके आएगा। अगर फ्लैग ट्रू है तो मैं बोलूंगा दिस, ध्यान से देखना दिस, और दिस में कहा जाऊं, दिस का मतलब है करंट बटन पे जाऊं, और करंट बटन के अंदर, ध्यान देना, ये करंट बटन का अंदर वाला हिस्सा है, तो अंदर वाले हिस्से को याद है ना, हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था कि जो भी इसके अंदर होगा इसको हम बोलेंगे इनर टेक्स्ट, याद है? पिछली क्लास में हम लोगों ने यूज किया, ये हम क्या बोलते हैं, इनर HTML। तो इनर टेक्स्ट या इनर HTML, तो इनर टेक्स्ट की तरफ हम चला जाते हैं यहाँ पर। तो इनर टेक्स्ट इज व्हाट, इसके अंदर वाली चीज। सो आई विल राइट इनर, एक बार मैं इसको पिक करता हूं, तो यहां लिखते हैं इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, एंड आई वांट टू प्रिंट x मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो दिस डॉट इनर टेक्स्ट और 0, ठीक है जी? ये हम करके आ सकते हैं यहाँ पर फ्लैग के बेसिस पे। तो हम इसको और कट डाउन कर देते हैं, हम ऐसा ले देते हैं, फ्लैग तो ट्रू है, तो यहां जाके हम ले देते हैं कि भाई यहां जाकर क्या डाल दो, x, वरना क्या डाल दो, 0, ऐसा लिख देते हैं, और इसके आगे ऐसा लिख दें, ठीक है?
तो अगर फ्लैग ट्रू है तो x, वरना क्या 0। तो इस वक्त क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो 0 छप जाएगा। अच्छा 0 छप जाए तो उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, ये ट्रू हो जाना चाहिए फ्लैग। तो यहां जाकर मैं लिख दूं फ्लैग, ध्यान देना, फ्लैग इक्वल टू नॉट फ्लैग। इससे क्या होगा, जो भी फ्लैग है फॉल्स This conference will now be recorded. छोटा कर सकते हैं इसमें। देखो क्या छोटा कर सकते हैं उस कोड में, ये जो फॉर लूप लिखी है ना हम लोगों ने, हम इसे छोटा कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे जाकर। तो इसको समझते हैं क्या छोटा कर सकते हैं। मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ इसको, तो मैंने इस लूप को कर दिया कमेंट। ये कह रहे हैं जो बटन्स है ना, ध्यान सुनना, जो बटन्स है हमारे पास, जितने बटन्स आ रहे हैं यहाँ पर से, इस बटन्स पे एक बार जाते हैं। ये कहता है कि जो बटन्स आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर से, जो कि असल में हम लोगों ने जब देखा था इसे प्रिंट करके, तो नोड लिस्ट है। तो नोड लिस्ट के पास में एक फंक्शन होता है, इसका नाम है फॉर ईच। तो फॉर ईच नाम का फंक्शन है जो एरे से इंस्पायर्ड है। वो कहता है आप जाकर ना बटन्स डॉट फॉर ईच, ध्यान सुनो, फॉर ईच लिख दो। तो फॉर ईच के साथ देख रहे हो एफ लिखा रहा है, बिकॉज इट्स अ फंक्शन। और इसके आगे क्या लिखा हुआ, नेटिव कोड। इसका मतलब इसका इंटरनली कोड लिखा गया। जब भी वर्ड आया ना नेटिव, इसका मतलब है कहीं इंटरनल कोड लिखा गया, हमने नहीं लिखा इसका कोड। तो ये क्या करता है, कहता है फॉर ईच जो फंक्शन है, ध्यान सुनना, जो फॉर ईच फंक्शन है वो अंदर बैठ के खुद लूप चला रहा है, अंदर बैठ के खुद लूप चला के बैठा हुआ है। अब वो कहता है ये जो फंक्शन है फॉर ईच, इसके अंदर अगर आप अपना फंक्शन पास कर दो, तो अगर आप इसके अंदर अपना फंक्शन पास कर दो तो आपके फंक्शन को चलाना शुरू कर देगा उतनी बार जितनी बार लूप चल रही हो। तो इसका मतलब हम अपने फंक्शन में ये वाला लॉजिक डाल दें। तो हम एक फंक्शन बनाए, ध्यान से देखना, हम यहां जाकर एक फंक्शन बनाए कुछ इस तरीके से, इसका नाम कर दें रजिस्टर इवेंट, ऐसा एक फंक्शन बना दें, ठीक है ना। और यहां जाकर ध्यान देना, यहां जाकर अगर मैं ये लिख दूं बटन्स डॉट फॉर ईच, और उसके अंदर किसको पास कर दो, रजिस्टर इवेंट को, तो वो क्या करेगा, वो उतनी बार मेरे इस फंक्शन में कॉल लगाएगा। और इस फंक्शन में क्या देगा, इस फंक्शन में देगा करंट बटन। करंट बटन का मतलब क्या है, जो एक एक बटन इसके पास आ रहा है ये मुझे बटन देता जाएगा। तो यहां हम लिख देते हैं फंक्शन। तो फंक्शन मैंने यहां बिल्ड कर दिया रजिस्टर इवेंट, और इसके पास क्या लग गया, करंट बटन, क्योंकि क्या कर रहा है, ये लूप चला रहा है, लूप चला के करंट बटन इसको दे देता है, रजिस्टर बटन, रजिस्टर इवेंट को। तो आपने इस बात को समझना ये कि जब आपने ऐसा किया इस जगह, तो ये जो रजिस्टर इवेंट है, दिस इज जस्ट कॉल बैक फंक्शन। हमने असल में क्या किया है, कॉल बैक, हमने कॉल नहीं लगाया, ध्यान से समझना। जैसे हमने यहां पर भी रजिस्टर करके छोड़ा था, इसका मतलब जब ये लूप चलेगी, इंटरनली लूप चला रहा होगा ऐसे, फॉर लूप इंटरनल लिखा हुआ है इसके अंदर।
लूप चला रहा होगा और बार बार इस फंक्शन को कॉल लगा रहा होगा और उसमें से पहला बटन निकालता होगा, इसको दे देता होगा। ध्यान समझना, 0th वाला बटन निकाल के इसको दे देगा, फिर फर्स्ट वाला बटन निकाल के इसको दे देगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, ऐसे करते 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 जितने बटन होंगे सब एक एक करके इसको देता रहेगा। अब जो बटन मेरे पास आ जाएगा उस बटन पे जाके मैं क्या लिख दूंगा, ये वाली लाइन, ऐड इवेंट लिस्टनर। तो ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां जाकर इस जगह जाकर ये लिख रहा हूं, ये वाली लाइन उठाते हैं, कॉपी कर लेते हैं इस लाइन को यहां डाल देते हैं, बस इस जगह बटन्स ऑफ आई की जगह क्या लिख देते हैं हम, ये लाइन लिख कर आए थे। सबको बात समझ आई? तो हम लूप चलाने से बच गए और यहाँ अपने फंक्शन बना दिया। ठीक है, ये बहुत एक्सप्लेन करके मैंने बनाया कोड, इसको बहुत छोटा करेंगे भी, लेकिन आपको समझ ही आए कि हुआ क्या कि फॉर ईच से हमें बात समझ आई कि व्हेन वी यूज फॉर ईच इंटरनली इट इज लूपिंग इट, तो हमें लूप चलाने की कोई जरूरत नहीं है, बस लॉजिक जो अंदर लॉजिक लिखा गया है वो लिखने की जरूरत है कि लूप जब चल रही होगी तो आप क्या करना चाहते हो। लॉजिक लिखने के लिए वो क्या बोल रहा है, अपना फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ दो, यानी कि डिक्लेयर ना बोलूं, बाइंड करके छोड़ दो अपने फंक्शन को। तो हमने बाइंड करके छोड़ दिया। तो रजिस्टर इवेंट जब ये लूप चली इंटरनली तो उसने इसे कॉल लगाया और एक एक बटन इसको देता था। तो पहले बटन ऑफ 0 पकड़ा दिया, फिर बटन ऑफ 1 पकड़ा दिया, फिर बटन ऑफ 2 पकड़ा दिया, फिर बटन ऑफ 3 पकड़ा दिया, ऐसे करते 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 जितने बटन थे, हमारे पास 9 बटन थे तो 8 तक आ गए, 0 से 8 9 हो गए हमारे पास। एक एक बटन आया और हर बटन पे हमने इवेंट लगा दिया, तो एटलीस्ट हम इस चीज से पूरा बच गए, ये खत्म हो गया हमारे लिए। तो आपके पास इंट्रो को बताने के लिए होना चाहिए, मैंने फॉर ईच इसलिए लगाया था बिकॉज इंटरनली इट इज डूइंग द लूपिंग, आई नीड टू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन रजिस्टरिंग एन इवेंट, दैट्स इट। ठीक है जी, अब इसको टेस्ट कर लो इस बात को भी। सर ये करंट बटन अंदर जाके पकड़ाएगा कैसे, क्योंकि हमने कोई पैरामीटर वगैरह पास थोड़ी किया है। अरे भाई ये जो रजिस्टर इवेंट है ना, तो भूल गया बहुत पहले की बात कि जब हम लोगों ने, याद करना भाई, आप लोगों को एक बात सिखाई गई थी, फंक्शन के अंदर फंक्शन पास किया जा सकता है। जब हमने शुरुआत करी थी ना फंक्शन प्रोग्रामिंग वाली, तो हम फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर सकते थे, हमने इसके ऊपर क्लास करी थी। सर वो समझ आ गया, बट वो करंट बटन को कैसे ले रहा है वो नहीं समझ आ रहा। सारी बात वही है, उसी में तो सब कुछ छुपा है, वही तो देखना है आप लोगों ने। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, ध्यान से देखना, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड नाम का, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी बात को, और मैं बोलता हूँ ये ऐड नाम का फंक्शन जो है वो अपने पास 2 फंक्शन एज आर्गुमेंट लेता है। तो कहता है मैं लेता हूँ फंक्शन 1 एज आर्गुमेंट, और मान लो इसको कर देते हैं फंक्शन 1 और फंक्शन 2 एज आर्गुमेंट लेता हूँ, और फिर फंक्शन 1 को चलाता हूँ, फिर फंक्शन 2 को चलाता हूँ, फिर रिजल्ट देता हूँ। तो मैं यहाँ जाके क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाके बनाता हूँ फंक्शन 1, ध्यान से देखना सारी बातें। तो मैं लिखा फंक्शन 1 और यहां जाके मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया इसके अंदर एक आर्गुमेंट भी, तो मैंने डाल दिया फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं रिटर्न फर्स्ट प्लस 1000, तो जो भी फर्स्ट में वैल्यू आएगी उसको 1000 से प्लस करके आगे भेज दूंगा। सेम काम मैं फंक्शन 2 के साथ करता हूं। तो बोलता हूं यहाँ फंक्शन 2 है, वो सेकेंड आर्गुमेंट लेता है और सेकेंड आर्गुमेंट में वो 2000 प्लस करके भेजता है। ठीक है जी, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहां से ऐड को बुलाओ, उसके अंदर F1 और F2 पास कर दो। अब समझने वाली बात क्या है, आपको समझना ये कि मैं ये नहीं कर रहा कि F1 को कॉल लगाओ और ये नहीं कर रहा F2 को कॉल लगाओ, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि कॉल लगाता तो ये कॉल लगा के कुछ ना कुछ रिटर्न करता मेरे को रिजल्ट, और यहाँ पर मान लो 1 और 2 पास कर देता। तो इस केस में क्या होता, अगर मैं ऐसा करता इस वाले केस में, तो आपको सबको बात समझनी होगी कि मैं पहले इसे बुलाता, इसमें 1 पास करता, ये 1 प्लस 1000 करता, 1001 मुझे दे देता। तो इसका मतलब ऐड में असल में क्या आ चुका होता, 1001, फिर मैं इसमें 2 पास करता तो 2002 आ जाता है यहाँ पर, ये 2 वैल्यू है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे जो फंक्शन है वो कॉल नहीं होगा, ये फंक्शन एज इट इज यहाँ पास हो जाएगा। तो ये पास हो गया, और जरूरी है इसका नाम यहाँ F1 हो, ये भी बात ध्यान रखना। इसका नाम अंदर में कुछ भी रख सकता हूँ, X रख दो, Y रख दो, डजंट मैटर, क्योंकि वो उठाएगा इस आर्गुमेंट को इन फॉर्मल आर्गुमेंट्स में भेज देगा, समझ लो, इन आर्गुमेंट्स को इस फॉर्मल आर्गुमेंट्स में भेज देगा। तो मैंने क्या किया, ध्यान देना आप सब, मैं जानबूझ के यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ X और Y। तो हमें समझ आना है कि X असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F1 को, Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F2 को। ये मैंने यहाँ पर किया। अब अगर हम यहाँ सोचे तो इस वक्त X नाम का पूरा फंक्शन, यानी कि ये पूरा फंक्शन का जो एड्रेस है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेमोरी में भी तो बना हुआ है फंक्शन, तो ये मान लो ये किसी मेमोरी बना हुआ है इस जगह, और इस मेमोरी का एक एड्रेस है, तो यहाँ ये एड्रेस पास हुआ है, तो इसके पास क्या आ गया, एड्रेस आ गया। इसी तरीके से दूसरा वाला फंक्शन है, ये मेमोरी में कहीं ना कहीं पड़ा है, इसका एड्रेस है 77, तो यहाँ एड्रेस पास हो गया 77, तो ये दोनों एड्रेसेस मेरे पास चले गए। अब अगर आप समझो तो मेरे पास एड्रेसेस है पूरे फंक्शन के। अब मैं इस फंक्शन को बुला सकता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है ऐसे फंक्शन का एड्रेस आ गया मेरे पास, और ये X और Y नाम के वेरिएबल में आ गया।
तो x ने इसे पॉइंट कर लिया, y ने इसे पॉइंट कर लिया, पॉइंट करके बैठे दोनों फंक्शन को। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं जाके बोलता हूं कि भाई x को कॉल लगा दो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, x को कॉल लगाओ जो 1000 से। तो सोचो क्या हुआ होगा, x के पास क्या था, एड्रेस था। अब उसने उस फंक्शन को बुला लिया अंदर से जाकर, तो उसने अंदर से जाकर उस फंक्शन को बुलाया, अंदर से बुलाया तो 1000 + 1000 2000 होकर यहां कोई रिजल्ट आया होगा। इसी तरीके से मैंने बोला ठीक है भाई, इसी तरीके से तुम किसको बुला लो, y को बुला लो। y क्या था 77, उस एड्रेस पे गया, f2 को बुला लाया, उस पे जाकर मैंने बोला 2000, तो इसके पास 2000 गया एज आर्गुमेंट, तो 2000 + 2000 4000 हो गया, और 4000 प्लस यहाँ 1000 था, 1000 2000 हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाए 6000। अब मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ सम, ध्यान देना मैंने यहाँ लिख दिया सम, और यहाँ प्रिंट करा दिया console.log sum is कॉमा सम। ठीक है, अब देखो फ्लो पे ध्यान देना पूरा कि फ्लो में क्या हुआ होगा इंटरनली। ठीक है, फ्लो समझते हैं तो हमें समझ आना चाहिए कि व्हेन वी डिफाइन दिस फंक्शन f1 इट इज समवेयर इन द मेमोरी, मेमोरी में पड़ा है। अब जब भी मेमोरी की बात कर रहे हैं इसका मतलब v8 में पड़ा है ना। ये कहीं बाहर है, क्या लिखे है, ये क्या प्रिंट हो गया इसमें ना, इसको बैठाता हूं। तो यानी कि ये कहां पड़ा है, मेमोरी में पड़ा है v8 के अंदर। ठीक है, v8 किसके अंदर है, क्रोम में। क्रोम कहां पर है, क्रोम रैम पे है, ध्यान से रखना, क्रोम कहां चल रहा है, रैम पे चल रहा है, यानी कि ओएस भी रैम पे चल रहा है। इसका मतलब रैम में मेमोरी बन रही है, तो v8 अपने पास रैम में एक मेमोरी बनाता है अपनी। तो f1 बना लिया उसने, ऐसी f2 बना लिया मेमोरी में, दोनों बन गए। अब जब ये दोनों बने तो इन सबका एड्रेस भी आ गया, मान लो ये 66 पे बना, ये 77 पे बना, हमने 66 को उठाया, 77 को उठाया, यहाँ पास कर दिया, ये पास हो गए। तो क्या मैं इसके लिए वर्ड यूज करूं कि हमने फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास कर दिया है। ये सबको बस दिख रही है, फंक्शन कैसे पास हो रहा है, एज अ आर्गुमेंट। ठीक है, अब ये फंक्शन यहाँ चला गया, यानी कि 66 77 चला गया। अब मैंने देखो यहाँ लिखा है x 1000, इसका मतलब क्या है, 66 को कॉल लगा दो, तो इसका मतलब 66 पे 1000, ये यहाँ चला गया होगा। यहाँ हम क्या लिख के बैठे हैं, यहाँ हम लिख के बैठे हैं कि भाई जब तुमने 1000 भेजा तो ये फर्स्ट के पास आ गया, ध्यान से देखना, ये किसके पास आ गया, फर्स्ट के पास आ गया। तो फर्स्ट के पास क्या है, 1000, 1000 + 1000 2000, क्या 2000 रिटर्न कर दिया, तो 2000 रिटर्न होके यहाँ आ गया इस जगह। सेम 2000 यहाँ गया ये वाला सेकंड के पास, तो 2000 + 2000 हुआ 4000, और 4000 रिटर्न होके यहाँ आ गया वापस। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या है, मेरे पास वैल्यू है 2000 + 4000 दैट इज 6000, और 6000 इज इनसाइड द सम एंड आई एम प्रिंटिंग इट। तो इसके लिए एक वर्ड देखो, तुमने जो नई बात सीखी है कि फंक्शन को पास तो पहले किया जाता है, पास पहले किया जाता है, लेकिन कॉल बाद में किया जाता है, तो कॉल लेटर हो रहा है। ये बात सबको डैश हुई है। तो फंक्शन पास अर्ली, पास पहले कर दिया फंक्शन को, लेकिन बुलाया उसे कब, बाद में, जब नीड आई। तो इस स्ट्रेटेजी को हम नाम देते हैं कॉल बैक। ये ध्यान देखो कितना सही नाम है, कॉल बैक। इसका मतलब मैंने बोला मेरे फंक्शन को कॉल करना, लेकिन बाद में। जैसे आप किसी को फोन पे बोलते हो ना, मुझे बाद में कॉल बैक कर, इसका मतलब अभी बोल दिया है लेकिन कॉल बाद में कर। सेम यहाँ पर हुआ है, फंक्शन पास पहले कर दिए, कॉल बाद में। अब विदित का जो क्वेश्चन था, विदित ध्यान दे भाई इस बात पे सिर्फ। तो देख यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ फंक्शन पास किया है, उसके आर्गुमेंट अंदर से डिसाइड हो रहे हैं। इसका मतलब अगर ये वाला फंक्शन तू नहीं देख पाता, सोच ये फंक्शन नहीं दिखता, मैंने काट दिया रोज के, तो सिर्फ तेरे को क्या दिख रहा होता, f1 पास किया, f2 पास किया। अब इंटरनली जाके उसने कॉल लगाया, ऐसे ही उसने किया है फॉर ईच ने, हमने उसे पास किया अपना फंक्शन, उसने जाके इंटरनली पैरामीटर पास किया। समझ में आ रही बात, जैसे ऐड इंटरनली काम कर रहा है। हाँ जी विदित, ये डाइजेस्ट हुई बातें। तो अंदर जाके एक एक बटन को पास कर देता है उसके अंदर। वो इंटरनली कर रहा है यार, जैसे हमने हमारा ऐड कर रहा है इंटरनली काम। ये अंदर की बातें जो हम समझ पा रहे हैं इसके अंदर क्या कर रहा है वो, ये सबको डाइजेस्ट हुई बातें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे के लिए सबको याद रखना है। और आपने नई बात ये ध्यान रखनी है कि हमें समझ आ जाना चाहिए, सबको ये बात समझ आ जानी चाहिए कॉल बैक का मतलब क्या है। तो कॉल बैक का मतलब हमारे लिए क्या है, पास अर्ली, ध्यान देना, पास अर्ली, फंक्शन पास पहले आता है लेकिन कॉल लेटर किया जाता है। और ये इंट्रो क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट। तो व्हाट इज कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट, यू आर पासिंग द फंक्शन अर्ली बट यू आर कॉलिंग लेटर ऑन। तो पूरी जावास्क्रिप्ट इसी पे बेस्ड रहेगी हमेशा, पूरा नोड इसी पे बेस्ड रहेगा इस पे। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको बातें। सर और उसकी नीड परफॉर्मेंस रिलेटेड, इसकी यार नीड बहुत सारी जगह होने वाली है। जैसे कि हम जब सर्वर से डेटा लाया करेंगे ना, ध्यान सुनना, सर्वर से हम डेटा लेने के लिए जा रहे हैं, तो सर्वर तो यार किसी रिमोट लोकेशन में बैठा होगा, हम उससे जब डेटा मंगाने की बात करेंगे तो है ना बहुत ज्यादा बड़े चैलेंजेस आएंगे। मैं दिखाता हूँ क्या चैलेंजेस हम फेस करेंगे, देखो जरा।
ध्यान देना इस बात पे। हम पढ़ रहे हैं जेएस, तो जेएस कहाँ चलती है? जेएस चलती है क्लाइंट साइड पे, हमारी मशीन पे चल रही है ना। साथ में हम आगे चल के पढ़ेंगे नोड जेएस। नोड जेएस को हम कहाँ चलाएंगे? सर्वर साइड पे। तो आप सोचो, आप लोगों ने आगे चल के नोड जेएस सीख कर अपनी एक एप्लीकेशन बनाई, उसे होस्ट कर दिया AWS पे। आप सब जानते हो ना AWS, Amazon वेब सर्विस, यानी कि Amazon का क्लाउड। Amazon का क्लाउड किसी यूएस में बैठा हुआ, यूएस में कहीं पर, ठीक है। हम यहां से बैठ के इंडिया में से कॉल लगा रहे होंगे, हम बोल रहे होंगे भाई जा डेटा लेकर आ मेरा। तो जैसे मान लो हम फेसबुक जैसा कुछ बना रहे हैं और मैंने बोला कि फेसबुक की जो पोस्ट है वो लेकर आए, वो यूएस से किसी सर्वर पे पड़ी हुई है, वहां एक डेटाबेस भी पड़ा हुआ है, वहां मेरी यूजर्स की पोस्ट पड़ी हुई है। तो ये जाएगा नोड, मैं नोड.js को बुलाऊंगा कि वो नोड.js हिट लगाओ, हिट लगा के डेटा लेकर, और डेटा लेकर आने के बाद मेरे को जेसन में डेटा कन्वर्ट करके, यहाँ से जेसन में कन्वर्ट करके मुझे यहाँ दे दो। मेरे पास जब जेसन में डेटा आ जाएगा तो मैं उसे जेसन में से कन्वर्ट करके दिखा दूंगा अपनी स्क्रीन पे, रेंडर कर दूंगा स्क्रीन पे, पोस्ट दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो समझ आना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट का रूल क्या है। सर्वर से जो जेसन आएगा किस फॉर्म में आएगा? की वैल्यू फॉर्म में। उस की वैल्यू फॉर्म को जावास्क्रिप्ट किस में कन्वर्ट कर देगा? पेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो नोड.js का रोल क्या हुआ? नोड.js का रोल हुआ बैकएंड वाला, वो जाके डेटाबेस से बात करके आपकी वैल्यू निकाल के आपको वापस भेज देगा यहाँ पर। अब पॉइंटर यार, ऐसा करने में कितना टाइम लग जाएगा? हो सकता है 3 सेकंड लगे सर्वर से डेटा आने में, हो सकता है 6 सेकंड लगे, डिपेंड्स कि हम कितनी पोस्ट मंगाने वाले हैं उससे। मान लो मैं 1 लाख पोस्ट मंगाने की बात कर रहा हूँ तो बहुत टाइम लगाएगा। अब इस केस में क्या होगा, जो फ्रंट एंड पे बैठा हुआ डेवलपर, मतलब फ्रंट एंड पे जो यूजर बैठा होगा, वो इनडायरेक्टली किस स्टेट में चला जाएगा? वेट स्टेट में, क्योंकि हम यूजर को दिखाएंगे पोस्ट आ रही हैं और वो वेट करता रह जाएगा बेचारा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहां से फंडा यूज करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाएंगे प्रिंट नाम का, जिसका काम हो पोस्ट को प्रिंट करना। इस प्रिंट फंक्शन को सर्वर के पास भेज देंगे। तो इसका मतलब क्या कर देंगे? पास अर्ली कर देंगे, कहेंगे पास अर्ली, और कहेंगे भाई सर्वर जब डेटा आ जाए तो इसे तू कॉल लगा दिए इस फंक्शन को। तो ये क्या करेगा? कॉल लेटर करेगा। आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? तो जब भी हम सर्वर से बात करेंगे हमारा मैकेनिज्म क्या होगा? कॉल बैक। तो हम अपना फंक्शन अटैच करके छोड़ देंगे, कहेंगे सर्वर जब डेटा आए मेरे फंक्शन को कॉल लगा दियो, मैं वेट नहीं कर रहा, मैं कुछ और काम करूंगा उस मोमेंट में। ये बात समझ आइए शायद कि कॉल बैक का प्रैक्टिकल यूज कहाँ फिट होगा हमारे पास। yes. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है व्हाट इज कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट। तो ये समझ लो हमने एक शुरुआत देखी है। तो फॉर ईच में आप लोगों ने शुरुआत देख ली है किसकी? कॉल बैक की। ठीक है, और अब ये आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होगा कॉल बैक का फीचर। ठीक है, पूरा नोड इसी पे खेले करेगा कॉल बैक के ऊपर ही। ठीक है जी सर, जब ये प्रिंट को कॉल लगा देगा सर्वर, हाँ सर मतलब ये क्या पेज बना कर देगा और फिर पेज को फेंकेगा वापस? ना, ये पेज नहीं देगा, ये देगा सिर्फ जेसन। पेज हम बनाएंगे क्लाइंट साइड पे। प्रिंट पास करने का मतलब क्या होगा? प्रिंट पास करने मतलब ये है कि भाई जब डेटा आ जाए ना तो मुझे बता देना। ठीक है, जब डेटा आ जाए तो मुझे बता देना। ये बात चल रही है, इसको देख दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो भाई, इस कहानी को दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लो विदित ने जाकर पिज्जा हट पे, ध्यान सुनना, पिज्जा हट पे कॉल किया। तो इसने फोन घुमाया अपने घर का, ठीक है, इन्हें फोन घुमाया, पिज्जा हट कॉल लगाया, पिज्जा हट को बोला कि भाई मुझे ना तुम पिज्जा डिलीवर कर दो, ये मेरा फलाना फलाना एड्रेस है, तो ये नोट कर लो तुम मेरा एड्रेस। तो इन्होंने कहा ठीक है जी, हमने नोट कर लिया आपका एड्रेस, हम आपको पिज्जा भेजेंगे, लेकिन कितनी देर बाद? 30 मिनट बाद। अब विदित के पास 2 ऑप्शन है। विदित फोन पकड़ के बैठ जाए कि भैया ये फोन कट मत कर देना तुम, जब तक पिज्जा मेरे घर पे आने जाएगा फोन कट मत कर देना। इसे हम बोलते हैं कैसी कॉल? सिंक्रोनाइज्ड कॉल। तो जरा ध्यान देना, ऐसी कॉल्स कहां पड़ी है? सी में। प्रिंट एफ चलाया, जब तक प्रिंट नहीं हो जाएगा अगली लाइन पे नहीं जा सकते, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइज्ड। लेकिन अब हम कैसी कॉल लगाएंगे? ए सिंक्रोनाइज्ड। ए सिंक्रोनाइज्ड कॉल का तरीका क्या होगा? हम कहेंगे ये रहा भाई मेरा एड्रेस, ये समझना, इट इज लाइक माई फंक्शन, है ना। मैंने उस एड्रेस को इसको पकड़ा दिया कि भाई तू जब आए पिज्जा लेके तो इस एड्रेस पे आई हो। इसी तरीके से मैंने फंक्शन पकड़ा दिया, मैंने कहा जब डेटा ले आए सर्वर से तो इस एड्रेस पे कॉल लगाना है, यानी कि मेरे फंक्शन को कॉल लगाना है, यानी कि कॉल बैक करना है। इसका मतलब कॉल बैक करने का काम किसका हुआ है? इस पिज्जा वाले का हुआ ना, जो डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आ रहा होगा। इसको मैंने क्या पकड़ाया? अपना एड्रेस पकड़ाया, यानी कि अपना फंक्शन पकड़ाया। इसे बोला जब डेटा आ जाए, यानी जब पिज्जा आ जाए तो क्या कर? कॉल बैक कर ले, ताकि मुझे पता चल जाए। इस टाइम पे विदित फ्री है, अब वो कुछ और भी काम कर सकता है अपने घर पे, समझ रहे हो? इससे क्या हो रहा है, यानी कि विदित का फ्री होने का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब जेएस फ्री है इस वक्त। और जेएस इस टाइम पे
फ्रंट एंड पे कुछ और काम कर सकते हैं यूजर के लिए, पेज हैंग नहीं है, समझ लो, वेटिंग स्टेट में नहीं बैठा हुआ। इसलिए हम ये वाला तरीका लगाएंगे कि हम सर्वर को फंक्शन बोलेंगे कि भाई ये फंक्शन है, जब तू डेटा ले आए तब मेरे फंक्शन को कॉल कर, मैं वेट नहीं करूंगा। दैट्स मीन हम कैसी कोडिंग पढ़ रहे होंगे, एसिंक्रोनाइज्ड, ना कि सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड कोडिंग है ब्लॉकिंग, ब्लॉक कर देती है पूरे कोड को। एसिंक्रोनाइज्ड कैसी कोडिंग है, नॉन ब्लॉकिंग, हमारा कोड कभी ब्लॉक नहीं होगा, हम फंक्शन उससे उठाकर छोड़ देंगे, क्योंकि जब डेटा आ जाए तब उसे कॉल लगा दें। ठीक है, तो जेएस में हम एक नया फीचर देखने वाले हैं आगे चल के, अभी बहुत दूर है हम उससे, तब हम जब एक क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन करेंगे तब हम इसी पे खेलेंगे। सबको बात समझ आई, इसलिए मैंने पिज्जा का एग्जांपल लिया, क्योंकि वो टाइम लगाता है, सेम सर्वर भी क्या करता है, टाइम लगाता है डेटा लाने में, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, इसलिए हम अपने पेज को इतनी देर तक हैंग नहीं करेंगे, यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। हाँ जी, सबको डाइजेस्ट हो गई है भाई, कॉल बैक का फंडा सबको डाइजेस्ट हुआ है कि है क्या ये, आगे बढ़े इससे। ठीक है, तो देखो जी वापस आते हैं यहाँ पर हम, तो ये आ गया जी, हम पास अर्ली कॉल लेटर, ये हमने फंडा समझ लिया, सबको डाइजेस्ट हो गई वाली बात, समझ भी आ गया कि रजिस्टर इवेंट काम करना शुरू कर दिया है, और हमने इसे टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये काम करता है नहीं करता। यहाँ आ जाते हैं हम, यहाँ जाकर क्रॉस करते हैं, जीरो करते हैं, सब चल रहा है, तो बढ़िया काम कर रहा है। अब डेवलपर जो होते हैं यार, वो इतना बड़ा कोड लिखना पसंद नहीं करते कि वो फंक्शन बनाएंगे रजिस्टर इवेंट का। मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जब घर पे कोड देखो तो आपको पता रहे, तो मैंने इसे कमेंट कर दिया। डेवलपर कैसा काम करते हैं, डेवलपर कहता है ऐसा लिखूंगा, याद है हमने एरो फंक्शंस पढ़े थे, आप सबको याद है एरो फंक्शंस, कि भाई हम फंक्शन को छोटे तरीके से बना सकते हैं। 4 तरीके पढ़े थे फंक्शन को बनाने के लिए, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, नेम्ड फंक्शन, और कौन सा, एरो फंक्शन, जो ECMA 6 में आया है। तो एरो फंक्शन का एक बार सिंटैक्स याद करो जरा, एरो फंक्शन का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता था हमारे पास, इसको तो चलाए थे हम, ठीक है, ये सम आई रहा है हमारे पास। अब एरो फंक्शन कैसे बनाया जाता था, एरो फंक्शन बनाया जाता था ऐसे, तो अगर मान लो मैं इसी का, ये जो फर्स्ट नंबर है ये वाला, इसका एरो फंक्शन बनाता, तो कैसे बनाता, देखो इसका फंक्शन ऐसे बनाता, वेर f3 इक्वल्स टू, ये बनाया, और यहाँ लिख देता रिटर्न, और मान लो इसके अंदर भी कोई आर्गुमेंट पास करता, थर्ड आर्गुमेंट, और यहाँ लिखता थर्ड प्लस 3000। ये बन गया जी एरो फंक्शन हमारा, एक लाइन में खत्म हो गया फंक्शन। इसका मतलब हमने फंक्शन कीवर्ड को यूज नहीं किया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या 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 कम हो जाता है इसके अंदर, अगर हम समझे तो। एक मिनट यार, वो मेरा टूल कहाँ गायब हो गया, एक मिनट, मैं टूल लिया हूँ यार ड्राइंग का, ओके छुप गया मेरे से लग रहा है। हाँ जी देखो, तो पॉइंटर क्या है कि जब मैंने ये लाइन लिखी तो असल में इसने एक तो फंक्शन कीवर्ड उड़ा दिया, तो देखो फंक्शन कीवर्ड गायब यहाँ से। फिर उसने बोला ना ही फंक्शन का नाम दो, तो फंक्शन का नाम भी नहीं दिया हम लोगों ने, और सीधा क्या बोला इसने, आर्गुमेंट पास कर दो, हमने आर्गुमेंट पास कर दिया। थर्ड करली ब्रैकेट ऑप्शनल है अगर सिंगल लाइन का फंक्शन है, तो सिंगल लाइन का फंक्शन इसे उड़ा दिया, और साथ साथ रिटर्न भी ऑप्शनल है, मैं इसे भी हटा सकता हूँ क्योंकि वो रिटर्न भी ऑटोमेटिकली करके आएगा, तो बस मुझे इतना लिखना जरूरी है। तो दैट इज अ शॉर्ट हैंड फंक्शन, दैट इज द एरो फंक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ECMA 6 में आया है फीचर, तो रिटर्न भी मेरे लिए ऑप्शन हो गया। बस इतने से मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया, एंटर मारते हैं तो f3 इज अ फंक्शन, ये एंटर करके देखो इट्स अ फंक्शन, f3 को कॉल लगा दो, उसके अंदर पास कर दो कोई वैल्यू, तो मान लो मैंने इसके अंदर वैल्यू पास कर दी, 3 पास कर दी, 3003 करके आ गया। बताओ भाई, ये सबको क्लियर है इस बात? हाँ जी, ये याद है ना, रीकैप इनडायरेक्टली हम लोगों ने पढ़ा था। अब मैं इसी का बेनिफिट उठाता हूँ, इसका बेनिफिट उठा के मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ जाता हूँ, लिखता हूँ बटन डॉट फॉर ईच, देखना आप क्या बड़ी चीज होती है। और मुझे पता है जब फॉर ईच चलता है तो वो क्या करता है, एक एक बटन देता है, तो मैंने सीधे लिख दिया करंट बटन, यही बना दिया फंक्शन इसी के अंदर ही डिक्लेयर करते वक्त ही। तो करंट बटन ये मेरे पास आ गया, करंट बटन, एरो लगाया, एरो लगा के ये वाली लाइन उठाई और ये लिख दिया यहाँ पर, दैट्स इट, एक लाइन में खत्म कोड। तो आप देखो ये सब जो हम लिख रहे थे इतना कुछ तामझाम, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो इसका मतलब बटन डॉट फॉर ईच हुआ और एरो फंक्शन यही डिफाइन कर दिया मैंने इसी मूवमेंट में, इसी मूवमेंट में मैंने इसे बनाकर छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एज अ आर्गुमेंट पास हो जाएगा, एक एक बटन आता जाएगा, उस बटन पे क्या लगाता जाएगा, एड इवेंट लिस्टर। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंस्पिरेशन वहां जाके देखें अपने कोड में जाके, तो इस सिंटैक्स याद रखने जरूरी है, क्योंकि नए नए तरीके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को काम करने के। तो एक बार इसे क्लियर करता हूँ मैं।
वापस आते हैं, देखो यहाँ पर इसको देखते हैं, इसी चीज को देखो। जैसे हमने F3 बनाया था और हमने यहाँ पर से ऐड को कॉल लगाया था, तो F1 पहले बनाया था, F2 बाद में बनाया था, फिर उन्हें कॉल लगाते हुए पास कर दिया था। तो मैं ऐड को ऐसे भी बना सकता हूँ, देखो ऐड, और यहीं जाकर मैंने पहला आर्गुमेंट पास कर दिया। मान लो जी हमारा आर्गुमेंट है Q, और यहां जाके लिख दिया Q प्लस 2 to 2, ठीक है, ये पहला आर्गुमेंट चला गया। और फिर कॉमा, फिर मैं लिख दिया दूसरा फंक्शन, तो मैं लिख दिया W, और फिर यहाँ लग दिया एरो, और फिर यहाँ लिख दिया W प्लस 999। अब समझो जरा, ये दोनों फंक्शन यही बना दिए। पिछली बार क्या किया था, पहले फंक्शन अलग से बनाए थे, फिर उन्हें पास किया था F1 और F2 को। इस बार क्या किया, यही बना दिए, यही पास हो गए, तो बन भी यहीं गए, पास भी यहीं हो गए। ये फायदा है एरो फंक्शन का, और डेवलपर ऐसे ही करेंगे। और मैंने जैसे यहाँ कॉल लगाया, देखो इसे, तो जैसे मैंने इसे कॉल लगाना है, तो यहां से ये वैल्यू जाएगी किसके पास जाएगी, ऐड के पास। ऐड क्या कर रहा है, 1000 पास कर रहा है, तो 2 to 2 प्लस 1000 हो जाएगा, और 2000 प्लस 999 हो जाएगा। तो देखो रिजल्ट देखना जरा, सबको बड़ा डाइस होएगा इस, तो यही फंक्शन बना दिया, यहीं से पास भी कर दिया। तो ये शॉर्ट हैंड है, और डेवलपर ऐसे ही करेंगे जब एक एक लाइन का फंक्शन होगा। तो मैंने भी यही किया इस मूवमेंट में। बताओ यार, कोई डाउट किसी को? जैसे फॉर ईच 9 बार चलाता है, तो जो एरो फंक्शन बनता होगा तो मेमोरी में एक बार ही बनता होगा ना? हाँ, वो क्या होगा यार, वो बनता है और उड़ जाता है, फिर बनता है, स्टैक में जाता है, उड़ जाता है, फिर बनता है, फिर उड़ जाता है हमारे पास। लेकिन वो स्टैक वाइज बात करो, क्रिएशन मेमोरी में सिर्फ एक है, कॉलिंग 9 बार है उसकी मेमोरी में। दो बातें ना यहाँ पर, एक एंगल देख रहे हो, ध्यान सुनना। देखो विदित ने क्वेश्चन पूछा है, एक नया एंगल दिया। देखो हमने जब यहाँ एक बार फॉर ईच को तो हमने एक बार पकड़ा है ना फंक्शन, ध्यान देना, ये पूरा फंक्शन एक बार पकड़ाया गया है, तो मेमोरी में फंक्शन एक बार क्रिएट हो गया, ये वाला, ये मेमोरी में ऐसे जाके क्रिएट हो गया। लेकिन जब इसकी कॉलिंग हुई है, कॉलिंग तो हुई है ना बार बार, 9 बार कॉलिंग हुई है इसकी, तो स्टैक में जाके वो कितनी बार गया है, कॉल होते वक्त 9 बार, ठीक है, क्रिएशन एक बार। तो ये बात समझिए, तो यहां समझते हैं ना, ये फंक्शन हमने बनाया कितनी बार, सिर्फ एक बार, लेकिन इसकी कॉलिंग कितनी बार हुई, 9 बार, क्योंकि फॉर ईच लूप चला के बैठा है ऐसे, क्योंकि वो इंटरनली से कॉल लगा रहा है। तो क्रिएशन 1 टाइम, कॉलिंग 9 टाइम। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को बातें? यहां तक सबको बात समझ आ गई? बटन ऑफ फॉर ईच का फंडा भी समझ आ गया। अब इसे चेक कर लो यार, आउटपुट तो कोई चेंज नहीं होगा, आउटपुट तो वैसा का वैसे रहेगा, लेकिन हमें समझ आ गया कि ये सब चीजें काम कर रही है हमारी। हाँ जी, अगर आप देखो तो कोड बहुत कम हो चुका है, बहुत छोटा हो चुका है कोड हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक डाउट गैस किसी को, यहाँ तक क्लियरिटी हुई हो तो? सर फॉर ईच, तो अगर आप अगर फॉर ईच फंक्शन है वो बटन को पास हर बार, मतलब ऐसे ही वो ऑब्जेक्ट उठा उठा के पास करता रहता है कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है? हाँ, पास करता रहता है। ये बात यहाँ से तो दिख गई ना यार, जब मैं ऐड में गया तो ऐड क्या कर रहा है, कॉल लगा रहा है, ऐड एक्स को कॉल लगा रहा है, इसमें लूप में डाल देता हूं। हाँ तो ठीक है ना, इल्यूजन तो लेंगे ना हम, कर क्या रहा है इसे समझ जाएंगे ना, फिगर आउट कर जाएंगे, डेवलपर है तो फिगर आउट कर जाएगी वो पीछे क्या इटरेशन कर रहा है, आइट्रेशन के अंदर कॉल लगा रहा है। अगर मैं इस एक्स को एक लूप में कॉल लगा दूं तो 9 बार कॉल नहीं हो जाएगा ये भी, अगर मैं 9 तक की लूप चला दूं तो, या एरे पास कर दो, एरे की लेंथ तक लूप चला दो, वो भी कर रहा है। तो सर वो बटन वाली कंफ्यूजन है ना, जो बटन पास कर रहा है ना, वो वाली कंफ्यूजन। वो तो अब समझ आ गई ना कि करंट बटन पास होने का मतलब ऐसा है, ऐसे यहाँ 1000 पास हो रहा है, ऐसे वहां करंट बटन पास हो रहा है। हाँ जी, ये सबको क्लियर हो गया, इंटरनल स्टफ भी समझ आ गया कि इंटरनली फॉर ईच कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और फॉर ईच के बारे में हमें पता चला। अभी बहुत सारे फंक्शन है ऐसे जो समझने हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी ये याद रखना, ये जो तरीका सिखा दिया आप लोगों को, यही तरीका मैं यूज करूंगा बहुत सारी जगह। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब एक काम और किया जाएगा इस कि भाई हम जाकर पता लगाए कि भाई गेम ओवर हो रही है, विन हो रहा है, लूज हो रहा है, व्हाटएवर, तो वो लॉजिक का वाला काम है, सिर्फ दैट इज द लॉजिक। ये समझना, यहां तक जावास्क्रिप्ट ने तो काम कर दिया, अब सिर्फ क्या लगाना बाकी रह जाता है इसके ऊपर, लॉजिक, कि आप लॉजिक क्या लिखोगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके पास 9 बटन है तो आप क्या चेक करो, आप जाकर, ये मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसे आपको अटेम्प्ट करके देखना है। अब 9 बटन है आपके पास, आपको पता है कि मेरे पास तो एक एरे है, ठीक है। तो आपको आइडियली क्या करना है, आपको शुरू के जो 3 बटन है, तो शुरू के जो 3 बटन है उसे समझो 0 1 2, तो 0 1 2 हमारे लिए क्या होना चाहिए, वो हमारे पास होना चाहिए ऐसे, ऐसे बन जाना चाहिए हमारे लिए 0 1 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर यहाँ क्रॉस 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 है या 0 0 0 है, तो इसका मतलब गेम ओवर है यहीं पे। तो आप क्या चेक करोगे, आप 0 1 2 को चेक करके आओ क्या 0 1 2 सेम है या नहीं है। अब इसके साथ साथ ऐसे नीचे, क्योंकि 0 1 2 के बाद हमारे पास
कौन सी कंडीशन आएगी हमारे पास? आएगी 3 4 5। तो हम क्या चेक करके आएंगे कि जो नेक्स्ट रो है उसमें भी सेम तो नहीं है, तो इसको हम क्या चेक करके आए? हम एक फंक्शन बनाए जो असल में क्या चेक करता हो? रो चेक करता हो। फिर ऐसे फंक्शन क्या बनाए जो क्या चेक करता हो? कॉलम चेक करता हो। तो इसका मतलब यहां अगर हम जाएंगे तो 6 7 8, तो इसका मतलब हम क्या चेक करके आएंगे? 0 3 6। इसका मतलब हम क्या चेक करने का फंक्शन बनाए? कॉलम चेक करने का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फंक्शन बना दो रो चेकिंग का और कॉलम चेकिंग का। फिर एक फंक्शन बना दो क्या चेक करने का? डायगोनल चेकिंग का। 0 4 8 जो डायगोनल चेक करके आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब असल में ध्यान से देखा जाए तो हमें एक फंक्शन बनाना है जिसमें चाहे रो पास करो, चाहे कॉलम पास करो, चाहे डायगोनल पास करो। ध्यान से देखना, ये मेरे लिए एक ही फंक्शन है। मैं बोलता रहा हूँ 3 दे, है ये एक ही फंक्शन, क्योंकि वो असल में क्या लेता होगा? 3 आर्गुमेंट लेता होगा, और 3 आर्गुमेंट में क्या पास होता होगा? उसका इंडेक्स नंबर। तो उस इंडेक्स नंबर के बेसिस पे पता लगा लेता होगा। तो इसका मतलब हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर दें यहाँ पर, ध्यान से देखना, हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर दें फंक्शन, और यहाँ मैं एक नाम देता हूँ। देखो मैं बोलता हूँ कंपेयर 3, जानबूझ के नाम दे रहा हूँ कंपेयर 3, क्योंकि एट द एंड तो हमें 3 चीजों को कंपेयर करना है ना। तो जो 3 चीजों को मैं कंपेयर करूँ उसमें मैं यहाँ पास कर दूं, मैं यहाँ पास कर दूं फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैंने वर्ड यूज कर लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि कॉलम में फर्स्ट सेकंड थर्ड और डायगोनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं रो में चेक कर रहा हूं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। कॉलम में चेक कर रहा हूं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड। डायगोनल चेक कर रहा हूं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड। तो हमने एक फंक्शन बना दिया कंपेयर 3 और उसमें पास कर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। दैट इज माय इंडेक्स। अब मैं इस इंडेक्स के बेसिस पे अगर ऐसा करना शुरू करूं कि भाई मैं यहां जाके लिख कर आ जाऊं बटन्स ऑफ फर्स्ट, बटन्स ऑफ फर्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू उसका जो इनर टेक्स्ट है बटन्स ऑफ सेकंड पे चला जाऊं मैं डॉट, ये मैं जो लॉजिक लिख रहा हूं इट इज नॉट ओनली वन, आप बहुत सारे तरीके लगा सकते हो। तो मैंने यहां जाके क्या चेक कर लिया? इफ अगर बटन फर्स्ट जो है उसका इनर टेक्स्ट अगर बराबर है किसके? बटन सेकंड डॉट इनर टेक्स्ट के बराबर है, दैट्स अ फर्स्ट कंडीशन। एंड ये कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई है ही। दूसरी कंडीशन में क्या स्पेसिफाई कर दूं? बटन ऑफ फर्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट अगर इक्वल टू है किसके? बटन्स ऑफ थर्ड डॉट इनर टेक्स्ट के। तो अगर ये तीनों बराबर है, ठीक है, ये तीनों बराबर है, तो ये मैंने ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा कर दिया। तो अगर ये तीनों कंडीशन बराबर है मेरे पास, तो अल्टीमेटली क्या है? ये कहीं ना कहीं कंपेयर हो गए हैं 3। तो मैं उसके उस पर क्या रिटर्न कर दूं? ट्रू, वरना क्या रिटर्न कर दूं? फॉल्स। ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। हाँ जी, सबको डैश हुई बात है। तो दैट्स माय फंक्शन जो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, जो क्या चेक कर रहा है? जो चेक करके आ रहा है क्या ये तीनों चीजें सेम है या नहीं है। ये एक काम तो होगा, लेकिन प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम ये है कि ये तो शुरू में सब तीनों सब सेम होंगे, क्योंकि शुरू में सब ब्लैंक है, तो शुरू में सबको ये सेम समझेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक फंक्शन और क्रिएट करना पड़ेगा जो ब्लैंक चेक करता हो। तो फंक्शन, और यहाँ क्रिएट करके आओ फंक्शन इज ब्लैंक। इस पे ना बहुत ही कम ध्यान देना, क्योंकि लॉजिक है यार, लॉजिक आपके माइंड से बनना चाहिए, मेरे माइंड से नहीं बनना चाहिए, समझ लो। यानी कि लॉजिक पे आप फोकस बहुत अच्छे से करो कि क्या हम लॉजिक पे क्या काम करने वाले हैं। तो जैसे मैंने फंक्शन बना दिया इज ब्लैंक। अब इस ब्लैंक का काम क्या होना चाहिए? उसे चेक करना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्लैंक तो नहीं है। तो मैं इस पे जाऊंगा, इन फर्स्ट सेकंड थर्ड को यहां पास कर दूंगा। ध्यान देना, यहां पास कर दिया। अब यहां जाके क्या चेक करके आ जाऊं? यहां जाके चेक करके आ जाऊं इफ बटन्स, ठीक है। और उसमें क्या चेक कर लूं? उसमें चेक कर लूं कि फर्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ट्रिम का मतलब भी समझ लेना क्या होता है। देखो, ट्रिम का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास मान लो कोई बटन है, उस बटन की वैल्यू है, मान लो हमने उसकी वैल्यू मान ली VA, उसकी वैल्यू, और बटन की वैल्यू ना ऐसी है, ब्लैंक है, तो हम पता लगा लेंगे VA डॉट लेंथ 0 से। लेकिन सपोज किसी ने गलती से बटन में एक स्पेस ज्यादा डाल दिया किसी वजह से, मतलब डिजाइनिंग के टाइम पे स्पेस पड़ गया। डिजाइनिंग के टाइम पे स्पेस पड़ने का मतलब क्या है? आप यहाँ गए टिक टैक टो पे, यहाँ गलती से 2-3 स्पेस पड़ गए, गलती से, हो सकता है टैब दब गया आपसे। तो क्या होगा? जब हम बटन की लेंथ निकालेंगे तो वो 0 नहीं आएगी, वो आएगी 3, क्योंकि 3 स्पेस पड़े हुए, लेकिन है तो गलत, है तो ब्लैंक है। तो हम क्या करेंगे? हम गुड प्रैक्टिस के लिए हम जब भी कुछ ऐसी चीज मिलेगी हमें VA के अंदर ऐसा, तो हमें ना VA डॉट ट्रिम कर देंगे। ट्रिम देखो क्या करता है, देखो स्पेस उड़ा देता है, ठीक है। तो स्पेस उड़ा दिया, लेकिन कौन सा स्पेस उड़ाता है? ये उड़ाता है लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस। इसका मतलब भी समझ लो, जैसे मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है अमित, ठीक है, फिर उसके बाद भी स्पेसेस है काफी सारे, और फिर श्रीवास्तव लिखा हुआ है।
लेकिन उसके बाद फिर स्पेसेस हैं बहुत सारे। तो जो शुरू के स्पेस है ना आपके, जो शुरू में स्पेसेस है आपके पास, ये वाले, इसे हम नाम देते हैं लीडिंग स्पेस। ये सब क्या है? लीडिंग स्पेस। और ये जो बाद वाले एक ऐसे ट्रेलिंग स्पेस है, बाद में जो आते हैं। लेकिन जो बीच में आ रहे हैं ये ट्रिम नहीं हटा सकता। तो ट्रिम सिर्फ किसको हटाता है? शुरू के स्पेसेस को और बाद के स्पेसेस को। इन बिटवीन स्पेसेस नहीं उड़ा सकता। लेकिन हमारे केस में तो सीधा ब्लैंक ही है, तो हम ट्रिम मारेंगे तो इसके बीच में तो कोई स्पेसेस मिला ही नहीं, तो ये सारे स्पेस उड़ा जाता है और हमारे पास ये ब्लैंक रहता है। और इससे हमारी लेंथ 0 आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ आई? ये बात क्लियर हुई? तो ट्रिम एक प्रिकॉशन है कोड में। तो हमारे पास गलती से स्पेस भी आ जाए तो भी हम ये काम कर जाएंगे। तो देखो मैं इसके ऊपर भी ट्रिम लगाकर दिखाता हूं आपको, तो आपको समझ आएगा। जैसे मैंने ट्रिम लगाया, उसने देखो शुरू के स्पेस और बाद के स्पेस उड़ाए, बीच के स्पेस नहीं उड़ाए। तो ये ट्रिम की फंक्शनैलिटी है। तो ये हमें डाइजेस्ट हो गया कि ये काम कैसे कर रहा है। तो अब क्या करते हैं, हम वापस जाते हैं अपने कोड पे और यहां जाकर हम लिख देते हैं ट्रिम। तो ट्रिम से क्या होगा, इन्हें टेक्स्ट में जो भी वैल्यू है उसका स्पेस उड़ गया होगा अगर फालतू कुछ लगा होगा, लेंथ 0 रही होगी। तो अगर बटन, पहले वाले बटन की लेंथ क्या रही है? 0 रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ब्लैंक है। समझ रहे हो? ये क्या है? ब्लैंक है। ये हम पता लगा लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, एक और फंक्शन इज रो ब्लैंक, यानी कि पूरी रो ब्लैंक है, या इसको वर्ड यूज कर लेते हैं और 3 ब्लैंक। ठीक है, क्या ये सबके सब ब्लैंक है? तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसमें सिर्फ एक ही चीज चेक करता हूं, जानबूझ के ध्यान देना क्यों कर रहा हूं ऐसा। एक बटन चेक कर रहा हूं, सिर्फ पहला बटन उठाया, उसको जाके चेक करके आ गया बस। जो भी बटन तुम पास करोगे उसके बेसिस में तुम्हें बता दूंगा कि ट्रू या फॉल्स, कि भाई रिटर्न ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको ऐसा कर दूं, ये सब उड़ा दूं इसमें से। तो बहुत शॉर्ट कर रहा हूं मैं कोड को आप लोगों के सामने ना। तो मैं ये ब्रैकेट यहां डाल दूं और ये पूरे पे जाकर मैं यहां लिख दूं रिटर्न। तो क्या समझ आता है, इज ब्लैंक जो है वो फंक्शन है, एक बटन उठाता है, उस बटन पर पता लगा लेता है ब्लैंक है या नहीं। अब बाकी 3 बटन ब्लैंक है या नहीं ये पता लगाने के लिए मैं इसी इज ब्लैंक को यूज कर दूंगा। तो मैं यहां जाकर कंडीशन लगाता हूं इफ, और यहां लगाता हूं किसको? इस ब्लैंक को। और इस ब्लैंक में क्या पास कर देता हूं, इसमें पास कर देता हूं बटन्स ऑफ फर्स्ट। पहला बटन ये पास किया, ये मुझे क्या बता देगा, क्या ये ब्लैंक है? तो ये ट्रू दे देगा मुझे। अब यही चीज कॉपी कर लेते हैं यहां पर से, और कॉपी करके एंड लगाए थे और यहां सेकंड लगाए थे, फिर एंड लगाए थे और फिर यहां थर्ड डाल देते हैं। इसे मैं एंटर कर देता हूं यहां पर, तो यहां थर्ड डाल देते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों ही ब्लैंक हैं तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्या? ट्रू। तो इधर भी सिर्फ क्या करते हैं हम, इधर भी इफ लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी क्या करते हैं, यहां भी लिख देते हैं रिटर्न। ठीक है, और यहां पर क्या पास करा देते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब जब भी मैं कंपेयर करूंगा इन 3 वैल्यूज को, आई थिंक ये ब्रैकेट शायद फालतू है मेरे हिसाब से, इसे उड़ाए थे, ये पूरा है। ठीक है, तो अब जब भी मैं इसे कंपेयर करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं शुरू में कंडीशन आगे बैठाऊंगा इफ ऑल 3 ब्लैंक, और उसमें क्या पास करके बैठाऊंगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। समझ रहे? सब कुछ जो लिख रहा हूं ना प्रिकॉशन है कोड के ऊपर। और ये ब्रैकेट डाल दूंगा इसका, और यहां चेक कर लूंगा क्या वो बटन ब्लैंक है या नहीं है मेरे पास। उसके बेसिस में कंडीशंस लगा के बैठूंगा, यहां ये ब्रैकेट डाल दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर तीनों की तीनों ब्लैंक है तो मतलब ही नहीं है सब चेक करने का। तो इसके ऊपर ठीक उल्टा लगा लूं, कब कॉम्प्लीमेंट डाल दूं, तो इसका मतलब मैंने क्या डाल दिया, फॉल्स। अगर ये फॉल्स देता है तो इसका मतलब ब्लैंक नहीं है। ब्लैंक नहीं है तो ये जाकर चेक करके आओ। हाँ जी गाइस, ये समझ आ रही है सबको बातें? तो हमने कंपेयर 3 नाम का मेथड बना दिया जो 3 बटन की वैल्यू चेक करता है, और उससे पहले चेक कर लेते हैं कि ब्लैंक तो नहीं बैठे। अच्छा, ब्लैंक नहीं बैठे तो एक बटन को चेक कर लेते हैं हम इस ब्लैंक से। ठीक है, बोलो कोई डाउट है गाइस आप लोगों के पास? सर एक बार ये ट्रिम फिर से समझा दो, जो ट्रिम यार ये ट्रिम इतना सा काम कर रहा है यार कि अगर जो आपने बटन बनाया जिस वक्त, अगर आपने यहाँ स्पेसेस डाल दिए और आप पहले बटन को उठाओगे तो वो क्या करेगा, अंदर के सारे स्पेस उठा लेगा। और अगर आप उस पर जाके लेंथ चेक करने जाओगे, क्योंकि हम तो लेंथ चेक करते हैं ना हमेशा कि वही वो ब्लैंक है या नहीं, लेंथ तो आएगी 3 लेकिन होगा क्या वो ब्लैंक। ट्रिम कर दूं पहले, तो ट्रिम क्या करेगा, जो अनवांटेड स्पेसेस है उन्हें हटा देगा। अब मैं लेंथ चेक करूंगा तो ब्लैंक है। ठीक है, आगे बात है, इससे हमें पता लगेगा ब्लैंक है। हाँ जी बताओ गाइस, समझ आएगा? ये जो मैं लिख रहा हूँ गाइस ये क्लीनर वर्जन है कोड का ना,
और ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि डे 1 में आप ऐसा कोड लिखोगे। इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि कोड को कितने तरीके से सोचो। इससे आप लोगों को मैं नहीं चाहता कि आप फ्रेशर जैसे ट्रीट हो। ये समझना, ये कोड जब आप ऐसा लिखोगे तो आप फ्रेशर जैसे नहीं रहोगे। और ये बात आप कैसे पता लगा सकते हो, जो आपके फ्रेंड सर्कल में जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं उनका कोड देखना, अपना कोड देखना, आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हम ज्यादा यूज कर रहे हैं कोड में साफ सुथरा करने के लिए। तो जब आप अच्छा कोड लिखोगे तो इंटरव्यू के टाइम पे इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। समझ रहे हो बात? तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको ब्रेकेज करके लिख रहा हूँ। आप लोग सर, इससे लैपटॉप फर्स्ट की लेवल से बैटरी कोड को देखो। अच्छा, मेरी हायर लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है, सही बता देता हूँ। एक मिनट मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आए सबको? तो इससे हमने क्या किया, इसे ब्रेक कर सर दिया। अब इसमें भी ना एक ब्रेकेज और हो सकती है। हाँ बोलो। बोलो मैंने जी। ना इसको ट्राई किया था, तो मैंने इसमें क्या करा हाँ था, एक एरे लिया था उस 9 का, एंड उसमें ना सब जगह 1 रख दिया था, एंड फिर रिप्लेस करा था स्लाइस यूज करके, जैसे जैसे वैल्यू आ रही थी तो वो चेक किया था। वो गलत है क्या? नहीं नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन लेकिन मैं क्वेश्चन रखता हूँ आपके पास अब, ठीक है? क्योंकि आप डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हो साथ में ना, तो डेटा स्ट्रक्चर में याद है ना, हम एक फंडा यूज करते हैं कि आपका जो भी एल्गो लिखो वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ऑप्टिमाइज एल्गो के लिए क्या होना चाहिए, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखनी है। तो अगर आप एक एरे लेते हो एडिशनल, तो आप एक मैट्रिक्स लेते हो एडिशनल जिसमें आप इसे प्लेस करते हो। तो सिर्फ ये होता है कि ये 9 की जो मैट्रिक्स आपने बनाई है, इसने इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है और इनडायरेक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है, क्योंकि मेरे को इस मैट्रिक्स को भी ट्राइवर्स करना पड़ रहा है और बटन्स तो मेरे हो ही रहे ऑलरेडी ट्राइवर्स, ठीक है? लेकिन अगर मैं बटन्स पे खेलता हूं तो एटलीस्ट मुझे ये वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसने बढ़ाई है। कितनी बढ़ाई है? 9 की। तो 9 को मान लेते हैं n, तो इसका मतलब आपकी O ऑफ n इसने बढ़ाई है कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस की। लेकिन जब हम बटन्स पे खेल रहे हैं तो मेरे पास एडिशनल कोई मेमोरी यूज नहीं करनी पड़ रही मेरे को, तो मेरे केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 रह जाती है। हाँ जी, समझ लो बात? ठीक है, क्योंकि मेरे मेरे पास बटन अपने आप में एरे ही है ना, और मैं उसी एरे पे खेल सकता हूँ, उस पर भी लूप चला ही सकता हूँ मैं। समझ लो, उस पर तो लूप चल सकते ना, 0 1 2 की, यस सर। एक की लूप, फिर कॉलम की भी और फिर डायगोनल की भी, तो मैं उस पर खेल सकता हूँ। लेकिन ठीक है, इट इज नॉट एनी प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन कोई बैठा होगा ना मेरे जैसा बंदा, तो वो इसमें निकालेगा, बाल की खाल निकालेगा, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इंट्रो में आप रिजेक्ट हो जाते इन सब बातों से, नहीं हो रहे। आप अपना ऑप्शन बता सकते हो, और वो वेराइटी चाहते हैं कि आप, हाँ मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, वो दे आर जस्ट चेकिंग इट कि आप एक तरीके से तो सोचते हो या मल्टीपल तरीके से सोचते हो। तो जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो ना गाइस, उसका एक अप्रोच ना हो, हमेशा अप्रोचेस हो वहां पर। और इंटरव्यू इस पे बहुत इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है डेवलपर है ना फंस जाते हैं कोड करते करते, और सिर्फ वही डेवलपर अच्छे काम कर पाते हैं जो अप्रोचेस पे बहुत ध्यान देते हैं। यानी कि उनके पास एक तरीका नहीं होना चाहिए, मल्टीपल तरीके होने चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। ठीक है, अटेम्प्ट करना आप लोगों का काम है। हाँ जी, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? वापस आ जाए इस पे। ये सबको डाइजेस्ट हुआ ये वाला फंक्शन? इसमें भी अभी एक और हमारे पास है फंडा जो हम कर सकते हैं। इस फंक्शन की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, कांस्टेंट बनाने के लिए होता था, क्योंकि फंक्शन नाम फिक्स होता है इसलिए कांस्ट। और यहां जाकर क्या लिख दिया जाए, फर्स्ट, और यहां लिख दिया जाए ऐसा, और यहां लिख दिया जाए ये वाली लाइन। बताओ जी, तो ये एरो फंक्शन खत्म। ये सबको डाइजेस्ट हो रही बात? तो सिंगल लाइन फंक्शन बना दिया, यहां नीड नजर आई थी, ये भी बेकार है, ये भी सिंगल लाइन बनेगा। तो यहां पर भी क्या लिखा जाए, कॉन्स्ट, और यहां फंक्शन का नाम क्या था, ऑल 3 ब्लैंक।
This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. कहाँ जाकर लिख दिया जाए 3 4 5 और कंपेयर 3 6 7 8, ठीक है ना। और लगाने का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब इनमें से कोई भी अगर ट्रू हो गया तो गेम ओवर हो गई है। तो यहां पर भी क्या लिख दिया जाए, रिटर्न। बोलो भाई, यहाँ लिख दिया जाए रिटर्न, और आप सबको देखना चाहिए अच्छा ये भी एक ही लाइन का फंक्शन है, तो इसको भी क्या किया जाए, कॉन्स्ट गेम ओवर। और ये और ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है अगर एक भी आर्गुमेंट नहीं है या एक से ज्यादा आर्गुमेंट है, और एरो ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये बन गया हमारे पास फंक्शन। बताओ जी सबको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब क्या किया जाए, प्रिंट एक्स और 0 पे जाकर जब भी आप बटन पे क्लिक करो, फ्लैग चेंज करो, उसके बाद चेक लगा दिया करो गेम ओवर को। गेम ओवर जाके चेक कर लिया करें कि भाई क्या गेम खत्म हुई या नहीं हुई। इसे और अच्छा करने के लिए आप ये कर सकते हो कि जब आप टिक टैक टो खेलते हो तो टिक टैक टो में शुरू में गेम ओवर तो पता लगाई नहीं जा सकती। जैसे कि अगर मैं पहली बार क्रॉस करूंगा तो गेम ओवर कॉल लगा रहा हूं तो बेकार जा रही है मेमोरी, क्योंकि गेम ओवर फालतू में कॉल हो रहा है। तो आप 0 डालो फिर क्रॉस डालो तो कितने हो गए, 3 हो गए, अभी भी गेम ओवर नहीं पता चल सकता। फिर आप यहां पर से जाकर 4 डालो, तो इसका मतलब जो 4 हो गए ना हमारे पास, 4 हो गए, तो जो 5वां डालेगा तब गेम ओवर की जरूरत है। तो आप एक काउंटर वेरिएबल रख सकते हो जो काउंट कर ले कि आपने 4 बार बटन प्रेस कर दिया है, मतलब 4 बार ये क्रॉस क्रॉस 0 0 डाल दिया है, ये डाल दिया है। काउंट अगर बड़ा हो जाता है किससे, 4 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाता है, तो 4 हो जाने के बाद यानी कि जैसे 4 हो जाए, 5वें हम पहुंचे 5 वाली कंडीशन पे, उसी मोमेंट में गेम ओवर चला ले। अभी मैंने फिलहाल गेम ओवर सीधा लिख दिया है, तो इससे प्रॉब्लम ये हो गेम ओवर जाकर चेक करेगा। अगर मैं नहीं चाहता कि गेम ओवर चेक करे तो हम दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैं यहां पर ऐसा भी कर सकता हूँ, काउंट इक्वल टू 0 कर लूं, और हर बार जब भी ये फ्लैगिंग वाली कंडीशन चेक हो क्या कर दिया जाए, काउंट प्लस प्लस। और काउंट प्लस प्लस करने के बाद यहां कंडीशन लगा दी जाए कि अगर काउंट अबव हो जाता है किससे, 4 से, देन ही जाकर किससे चलाया जाए, गेम ओवर को। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ आइएगा इसे। तो अगर ध्यान से देखो, अब ये जावास्क्रिप्ट खत्म, अब तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, लॉजिक पे खेल रहे हैं। तो यहां यहां आपका ब्रेन काम करेगा, इसका कोई जेएस का कोई खेल नहीं है, यहां पर सिर्फ जावास्क्रिप्ट का खेल था। एरो फंक्शन बनाना या बटन फॉर डॉट ईच लगाना या क्वेरी सेक्टर लगाना, वो सब जावास्क्रिप्ट का था। लेकिन बाकी जो चीज है दैट इज ऑल अबाउट लॉजिक, और लॉजिक लगाने में कई आवर्स लगते हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि मेरे दिमाग में लॉजिक क्लियर है, इसलिए मैं खटखट लिख रहा हूं आप लोगों के सामने। यहाँ तक बस सबको समझ आ गई। तो कोई कोई भी बंदा ऐसे ना हो कि मैंने ऐसे कोड क्यों नहीं किया या वैसे क्यों नहीं कोड किया, इट्स फेयरली नाइस। लेकिन आपको एक तरीका बता दिए कि आप इस तरीके से साफ सुथरा कोड कर सकते हो। अब इसे चेक टेस्ट कर लो यार, अभी एक कंडीशन के लिए काम करेगा। हमने एक कंडीशन यहाँ डाल दी है, और यहाँ पर 0 1 2 वाली कंडीशन डाल रखी है, 3 4 5 ये सारी चीजें। अब जाकर आप इसे क्रॉस चेक करके आ जाओ। तो यहाँ जाते हैं हम, यहाँ जाके क्रॉस लगा 0 लगाते, क्रॉस लगाते, फिर यहाँ मान लो हमने यहाँ, ये वाली कंडीशन बेकार हो जाएगी मेरे लिए, तो जीत नहीं पाऊंगा। तो यहाँ 0 लगाते हैं, यहाँ क्रॉस लगाए थे, यहाँ 0 लगाते हैं, यहाँ क्रॉस लगाए थे, और यहाँ 0 लगाए थे। इसका मतलब ये जाकर क्या कर रहा होगा, यहाँ कुछ गड़बड़ भी आ रही है। बटन्स देखो जी, कुछ एरर आ रहा है, बटन इज नॉट डिफाइंड टिक डॉट जेएस में लाइन नंबर 22 पे। ठीक आ रहा है, मैं समझ गया हूँ क्यों आ रहा है। देखो उसने दिया है लाइन नंबर 22 पे, जाते हैं लाइन नंबर 22 पे। उसने बोला है, देखो उसने बोला है मुझे बटन्स नहीं मिल रहे। परफेक्ट है, क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि बटन्स लोकल वेरिएबल है। तो इसको उठा
This conference will now be recorded. पे क्लिक करते हैं, ठीक है, काम कर रहा है सही। आप 0 पे क्लिक करते हैं। अभी एक और प्रॉब्लम आ रही है, इनर टेक्स्ट ऑफ अनडिफाइंड tick.js लाइन नंबर 20 पे, बट इनर टेक्स्ट ऑफ अनडिफाइंड क्यों बोल दिया इसने? ठीक है, इसे चेक करते हैं। लाइन नंबर 20 पे बोला है, ये थोड़ा स्ट्रेंज एरर है, इसको चेक करते हैं ये क्यों है। इस ब्लैंक पे जाके पता चलेगा हमें। इस ब्लैंक का है हमारा, ये गड़बड़ हो रही है, छोटी सी गड़बड़ हो रही है। ये गड़बड़ क्या है, मैंने यहाँ पर बटन पास कर दिया अल्टीमेटली। देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने क्या पास कर रखा है, बटन। यहाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ फर्स्ट, तो मुझे है ना यहाँ सीधा सीधा लिखना चाहिए क्या, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट इज अ बटन। ठीक है, तो बस ये चेंज किया मैंने, इसे रिफ्रेश किया। अब यहाँ जाके फिर से चेक करते हैं, कंसोल पे जाकर यहाँ पास करते हैं 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0। अब इसने देखो कुछ बताया नहीं है गेम ओवर हुई है नहीं, या आप पता लगाने के लिए क्या करो, आप यहाँ जाके छाप दो कि गेम ओवर हुई है या नहीं हुई है। कैसे पता लगाओगे गेम ओवर हुई है नहीं हुई? आप यहाँ जाओ, H1 बना दो, यहाँ आईडी में रख लो रिजल्ट। तो यहाँ पर आईडी में क्या रख लिया मैंने, रिजल्ट। ठीक है, और इसको मैंने उठाया, ध्यान देना आप लोग, फाइनल सेक्शन है। तो जैसे गेम ओवर होगा, तो गेम ओवर जैसे होगा तो रिटर्न क्या कर रहा है मेरे को, कंपेयर 3 में से कुछ ना कुछ ट्रू। तो बस मैं यहाँ कंडीशन आगे बढ़ जाऊंगा कि अगर गेम ओवर हो गया इस मूवमेंट पे, ये चल गया और वो ट्रू आ गया, तो यहाँ पर कंडीशन होगी इफ, ऐसी इफ गेम ओवर, तो गेम ओवर हो गई है अगर, तो मैं यहां जाके लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ध्यान देना, क्वेरी सिलेक्टर, क्योंकि एक ही चीज उठानी है, और हैश, हैश का मतलब था आईडी उठाना। तो आईडी उठाया, आईडी पे जाकर लिख दिया मैंने गेम ओवर। ठीक है, तो अगर गेम ओवर ट्रू आया इनमें से, क्योंकि एक ना एक तो ट्रू देगा, अगर ट्रू आया तो मैंने हैश रिजल्ट, हैश रिजल्ट का मतलब क्या है, इस आईडी पे जाएंगे हम और उस आईडी के इनर टेक्स्ट में, हैश से आईडी एक्सेस होगा हमेशा, याद रखना। तो आईडी एक्सेस क्या, उसके इनर टेक्स्ट में गेम ओवर लिख कर आ जाएंगे। ठीक है, कब, जब गेम ओवर ट्रू होगा तब। ठीक है, तो हम यहां जाते हैं 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0, देखा गेम ओवर। हाँ जी, सबको बात समझ आई? देखो गाइस, इसमें कोई डाउट? बहुत सारा कोड कर लिया हम लोगों ने आज में, इसलिए अच्छे से वॉक थ्रू करना है आप लोगों ने इस पूरे कोड को, और पक्का है कुछ ना कुछ डाउट्स आएंगे आप लोगों के, फिर हम डाउट्स डिस्कस करेंगे पहले अगली क्लास के अंदर, लेकिन इसको वॉक थ्रू अच्छे से करना। इसलिए कुछ कमेंट वाले कोड है जो पुराना स्टाइल है, और अनकमेंटेड कोड है नए स्टाइल में, है ना। और बहुत सारी चीजें हमने सीख ली है, कॉस्ट का फंडा है, एरो फंक्शंस का फंडा है, कॉल बैक का फंडा है यहाँ पर। तो मल्टीपल चीजें जो आप सीख रहे हो प्रैक्टिकली, और एक एप्लीकेशन भी तैयार है आपकी, और इस एप्लीकेशन को आप गिट पे डाल सकते हो शोकेस करने के लिए, भाई मैंने टिक टैक टो बनाई थी और ये टिक टैक टो का कोड है। तो जब भी आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जाओगे तो वो आपका ना एक कोड देखेंगे और पूरे इंटरव्यू में कोड पूछेंगे, है ना। कई बच्चे मेरे से बोलते हैं कि गिट पे जो मैंने कोड डाला है ना, वो किसी और फ्रेंड ने भी कॉपी कर लिया है, ऐसा हो गया वैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कॉपी पेस्ट कर भी ले आपका कोड, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज आपके पास है। ठीक है, क्योंकि आपने लिखा है कोड तो आपको पता होगा क्या लॉजिक है। तो इसका मतलब किसी और दूसरे बंदे के लिए ये समझना मुश्किल है, समझना कि ये क्या करा है सामने वाले बंदे। गाइस कोई डाउट इसमें? सर एक बार जो एरो फंक्शन में है, इसमें कोई कॉन्स्ट का फंडा फिर से बता दो। देखो यार, कॉन्स्ट का फंडा बहुत छोटा सा है। जो भी चीज आप फिक्स रखना चाहते हो जो बदले ना, जैसे मैं लिख दिया कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू अमित, ऐसा मैंने लिख दिया, तो कोई कांस्टेंट बन गया जो चेंज नहीं होता। अब मैं अगर जाकर नेम में जाकर राम डालने की कोशिश करूं तो एरर आ जाएगा। तो मैं फंक्शन के आगे कॉन्स्ट क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू चेंज इट्स नेम। गेम ओवर में जाके कोई 10 ना डालकर आ जाए मेरे डेवलपर, इसलिए आई वांट कि ये गेम ओवर फिक्स हो जाए, ये फंक्शन ही रखे अपने पास। दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड कॉल्ड कॉन्स्ट। ये बात समझ आ गई? एरो फंक्शन इसलिए ताकि एक लाइन के फंक्शन बनाने थे मेरे को। कोई भी फंक्शन जो एक लाइन का बनाना है, दैट इज एन एरो फंक्शन फॉर मी, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को मिलता है कि जब भी मैं एरो फंक्शन बनाता हूं, तो जैसे मेरे को ऐड नाम का फंक्शन बनाना है और उसमें एरो फंक्शन बनाना है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा x, y और एरो x प्लस y। अब ये इंटरनली क्या कर रहा है, ये कह रहा है फंक्शन कीवर्ड मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, रिटर्न स्टेटमेंट की मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, कर्ली ब्रैकेट की मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, तो मैंने सिंगल लाइन फंक्शन बनाया किसके थ्रू, एरो के थ्रू। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड, ठीक है, तो शॉर्ट हैंड फंक्शन क्रिएट हो गया मेरे पास। तो अगर जब इसे चलाकर देखते हैं, तो हम अगर यहां जाके देखें तो टाइप ऑफ ऐड इट्स अ फंक्शन, और जब इसे चलाते हैं तो
काम करता है हमारे पास। इसको ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ पर। तो इसने आइडियली क्या किया, इस मूवमेंट पे जैसे ही हमने इसे लिखा एरो फंक्शन को, तो उसने 10 को उठा के यहाँ डाला, 20 को यहाँ डाला, दोनों को प्लस किया और प्लस करके रिटर्न कर दिया। मजेदार चीज है, रिटर्न अपने आप करता है। रिटर्न हो गया, हमारे पास 30 रिजल्ट आ गया। तो जब भी हमें सिंगल लाइन फंक्शंस पे काम करना है हमारे पास ये क्लियर है। ओके ठीक है जी, यही हमने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, और अगर आप ये समझो, इस एप्लीकेशन को बनाते बनाते आपने बहुत सारी चीजें इसमें यूटिलाइज कर डाली है। तो आप में से जिन लोगों ने बनाया होगा वो अच्छे से कोड कंपेयर कर पा रहे होंगे कि यार हमने जो बनाया था और ये जो बनकर आया है कैसा बनकर आया है। डिफरेंशिएशन दिख जाएगा कि क्या क्या मिस कर गए थे आप चीज। ठीक है, इसलिए जो भी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं ना वो जरूर है। उससे फायदा ये होगा कि आपने जो कर रखा होगा और जो मैंने कर रखा होगा उसके अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो आप उस डिफरेंशिएशन को समझ लोगे कि क्या है डिफरेंशिएशन। यहां तक क्लियर हो गया गाइस आप लोगों को? और किसी को कोई डाउट इसके अंदर? सर जो वेरिएबल आपने ग्लोबल बनाया ऊपर, उसका सॉल्यूशन क्या है? आएंगे यार, उस पर भी आएंगे। पहले इसे डाइजेस्ट करते हैं ना, एक एक चीज डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्षितिज से क्वेश्चन आया यार, मैं देख रहा हूँ। इन द गेम ओवर इफ स्टेटमेंट कांट वी यूज द फ्लैग टू शो विच प्लेयर। अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं क्षितिज, हमें बता सकते हैं कौन सा प्लेयर जीता है। ये क्षितिज का क्वेश्चन है। कोई हिंट लगा सकता है कि कौन सा प्लेयर जीता है? ये कैसे पता चल पाएगा हम लोगों को? बिकॉज ऑफ द फ्लैग वेरिएबल, है ना, कि अगर हम फ्लैग की वैल्यू चेक कर ले तो पता लगा लेंगे ना कि कौन जीता है। तो ध्यान देना, यहाँ फ्लैग हमारा क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हम जो फ्लैग प्रेस करेंगे, लास्ट फ्लैग जो प्रेस करेंगे उसके बाद ही हम चेक करेंगे। तो फ्लैग को ना कट करके यहाँ इफ के बाद ले आओ, तो फ्लैग कॉम्प्लीमेंट बाद में कर दो और यहाँ आप कंडीशन डाल दो गेम ओवर। गेम ओवर में कौन जीता है ये कैसे पता लगाओ? फ्लैग के बेसिस पे। तो अगर फ्लैग ट्रू है तो इसका मतलब कौन जीता है? एक्स, वरना कौन जीता है? 0। ठीक है, इस चीज को आप यहां से उठाओ और यहां प्लस करके कॉन्केट डालो, तो यहां आपको पता जाएगा कि कौन जीता है हमारे पास। फ्लैग हमें बता देगा कि कौन विनर है। मैं इसे एंटर कर देता हूं ताकि मैं इसे देख पाऊं। देखो ये हमारे पास आ गया और मैं यहां लिख दूंगा प्लस विन, एक्स विन या 0 विन। आई होप क्षितिज ये क्लियर हुआ होगा कि हमने फ्लैग को चेक कर लिया। अगर फ्लैग ट्रू था तो एक्स जीता है, अगर फ्लैग फॉल्स था तो 0 जीता है, क्योंकि हमने कंडीशन भी यही खेली थी यहाँ पर कि अगर ट्रू है तो एक्स है, फॉल्स है तो 0 है। तो अब आप यहां जाओ, यहां जाकर चेक कर लो। तो यहां जाते हैं हम, यहाँ 0 x और यहां अब मैं 0 प्रेस करता हूं तो उसने बता दिया कौन जीता? 0 जीता। ठीक है, तो आई होप गाइस ये क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो ये मैं कोड लोड कर रहा हूं, इस कोड को आप चेक करके देखना। अगली क्लास में हम डाउट से शुरू करेंगे, लेकिन एक एप्लीकेशन नोट कर लो आज क्या एप्लीकेशन आपको बनानी चाहिए। ठीक है, जिसके ऊपर आप ट्राई करो। तो अब आप लोग ट्राई करो कैलकुलेटर। ठीक है, ये आप ट्राई करो। तो गूगल पे टाइप कर लो कैलकुलेटर और यहाँ लिख भी लो यार, बेटर है गूगल कैलकुलेटर, इसी की नकल करो और सोचो इसके कितने आसपास आ पाओगे। ये गूगल का कैलकुलेटर है, इस पे क्लिक करा, 5 6 प्लस 2 2 इक्वल टू ऐसे दिखा, 78 दिखा दिए। 6 प्लस 2 2 को छोड़ दो, अभी जो ऊपर चला जाता है ये एनिमेशन है, अभी हमने एनिमेशन नहीं सीखे, तो ऐसे दिख जाए हमारे पास। ठीक है, और मैं इतना हिस्सा बना लो, तो सिर्फ इतना हिस्सा बना लो, चाहे स्टैंडर्ड कैलकुलेटर बोलते हैं। ठीक है, और ये बना लो तो और भी बढ़िया। ये ज्यादा आसान है, ये लगेगा आपको दिखने में मुश्किल, लेकिन ज्यादा आसान है बहुत। ठीक है, क्योंकि हर चीज के बने बने फंक्शन है, साइन थीटा के लिए भी, कॉस थीटा के लिए भी, लॉग के लिए भी, उन फंक्शंस को कल लगाना है, बस उसे छापना है। यहाँ लॉजिक लिखना पड़ेगा आपको अपना कि कैसे काम करेगा। तो ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है कैलकुलेटर। तो एक हम कर चुके हैं ग्रीट ऐप, दूसरी कर चुके हैं कैलकुलेटर, और तीसरी करने वाले ये वाली, सॉरी दूसरी कर चुके हैं टिक टैक टो, तीसरी करने वाले कैलकुलेटर। तो ये आपको तैयार करके रखना है अगली क्लास के लिए। फिर हम इस पे काम करेंगे कि कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। हाँ जी गाइस, क्लियर है सबको? यस सर। तो गाइस आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन।
कोई डाउट्स नहीं है तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ सेशन और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी सेशन का के अंदर। doubt इस कोड को मैं नहीं, गिट पे डाल रहा हूँ, कुछ- गिट पे से आप इसे एक्सेस कर दो। हाँ जी तरुण हेलो पूछो। सर, ये हाँ, तरुण। हमने अपने टाइम पे बनाया था ना, मतलब तो उस टाइम हमने फायरबेस भी सिखाया था, तो फायरबेस में मतलब मैंने जो कोड कर रखा था ना, तो उसमें फायरबेस में चेंज कराता था। अब मैं मतलब मल्टीप्लेयर बनाने की सोच रहा हूँ, तो उसमें मतलब ये सोचा है कि जो बंदा जो आएगा उसको क्रिएट का और एक ज्वाइन का वो दूंगा हाँ, 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 ऑप्शन। क्रिएट वाला जो उसमें जो की डालेगा उसका नाम का टेबल बनाऊंगा, हम्म, और उस टेबल की सेम वैल्यू अगर वो डालेगा तो वो तो ज्वाइन होगा ना आपस बैकएंड के में। साथ बनाना चाहते हाँ मतलब बैकएंड में तो हम्म, फायरबेस यूज कर रहा हूँ अभी, हम्म। तो दोनों की बैकएंड में की नेम फायरबेस सेम यूज होगी करोगे तो तो कोई दोनों। टेंशन नहीं है, क्योंकि अब यूजर बेस बनाना। हाँ सर, मतलब दोनों की सेम हो गई तो अच्छा, मैं दोनों समझ कनेक्ट गया हो आपकी गए बात ना। ना। आप ये कह रहे हो कि हाँ हाँ हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको उसके अंदर फीचर देना पड़ेगा कि जो भी गेम खेलने आएगा ना, क्योंकि अगर आप बहुत सारे प्लेयर के साथ खेलना चाहते हो इसे, तो आप है ना एक फंडा रखो रूम का पहले। तो पहले जो भी यूजर आएगा वो रूम ज्वाइन करेगा। तो ए रूम में मान लो जी राम और श्याम नाम के यूजर है, अब इन दोनों के बीच में गेम चलेगी। तो अगर एक और यूजर आएगा तो उसका रूम 2 को ज्वाइन करेगा, तो टेबल में रूम बनेगा और रूम के साथ ये 2 यूजर्स बनेंगे। तब आप बहुत सारे प्लेयर को टिक टैक टो खिला सकते हो एक साथ। और सर इसमें ये पूछना था, मतलब इतना तो सोच लिया था, फिर इसके बाद जो वो होता है ना कि मतलब चल रहा है ऑनलाइन, तो एक ने क्लिक करा उसके बाद दूसरा करेगा, लेकिन तब तक वो बंदा क्लिक नहीं कर सकता जब तक दूसरा ना चले, वो कैसे करूँ? हाँ हाँ, उसके लिए कुछ नहीं करना है, फ्लैगिंग पे खेलना है, बस फ्लैग रखना है हमें। तो जब भी कोई प्लेयर क्लिक करेगा ना, तो हम एक फ्लैग वेरिएबल रखेंगे। और ये जैसे हमने अभी लॉजिक नहीं बनाया ये वाला कि हम लोग क्लिक नहीं कर सकते अगर इनर टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 0 है, तो आप एंड करके उस फ्लैग को रख लेना, बस उस फ्लैग का नाम रख लेना योर टर्न। तो अगर योर टर्न फॉल्स है तो नहीं चलेगा, ट्रू है तो ही चलेगा। अच्छा, दोनों के लिए चल समझ जाएगा लो। वो। ठीक ठीक है जी। ठीक है सर। Sir, So guys, I'm going to wind up. sir, चलो, hello. we will meet in our next class. हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। सर मैंने ना बस बॉय यूज किया था। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, बस हेलो, आवाज बॉय आ रही है? यूज किया था तो हाँ हाँ सर, तो मैंने हेलो, बस बॉय जो यूज किया। हेलो हाँ हाँ, सर, जो मैंने बस बॉय यूज किया था बोलो बोलो, मेरे पास उसमें आवाज ना आ रही है। जो बस बॉय यूज किया था उसमें ना मैंने इमेज का नाम बैकएंड में डीबी में स्टोर करवा दिया। अब मुझे ना उसको रिएक्ट पे प्रिंट भी करवाना था, तो रिएक्ट जो है वो इमेज सोर्स पब्लिक फोल्डर का ही लेता है अपने। तो कोई टेंशन नहीं है ना। देखो, आप जब डेटाबेस में इमेज को स्टोर करके आ रहे हो ना, तो डेटाबेस में आपके पास इमेज का नाम तो है, उसे फाइंड मार लो और उसी को रिएक्ट को दे दो। हाँ सर, मैंने वही किया कि ना जो मैंने स्टोर करवाया ना वो पब्लिक फोल्डर में ही करवा दिया डायरेक्ट। ओहो, ये तो गड़बड़ है, फिर तो कोई भी एक्सेस कर लेगा, सिक्योरिटी हैम्पर है। अच्छा, तो आप कैसे समझ रहे हो बोल बात? रहे हो? मैं बोल रहा हूँ आप है ना इस इमेज को जब आप रख रहे हो ना अपने पास, हाँ जी। तो आप इसको देखो, तरीका क्या होता है, देखो प्रैक्टिकली तरीका और होता है। दिखाता हूँ मैं आपको, एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ध्यान सुनना बात को। देखो क्या करते हैं लोग प्रैक्टिकली, इमेजेस को पब्लिक में रखते हैं को या नहीं,